आज हम लोग जो मैग्नीज पढ़ने वाले हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको शॉर्ट में SN2AR। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, पता है कितने पेज छोड़ दिए सर, बाकी तक पढ़ा चुके हैं। एक पेज छोड़ दिएगा सिंगल। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मेन जो मैग्नीज पढ़ने जा रहे हैं वो है SN2AR। ठीक है सर, और SN2, हाँ बोलो बेटा। सर वो जो आपने pyridine वाला रीजन लिखा था वो SNI का था। SN2 का था बेटा वो। आपने लास्ट चीज से SNI पढ़ाई थी ना फिर। हाँ SNI पढ़ाई थी, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन SNI में एक कंडीशन भी होती है कि अगर SOCl2 के साथ pyridine ले लिया जाए यस तो उसकी मैग्नीज SNI नहीं रह जाती है, फिर वो SN2 से बनाता है। यस सर, यस यस, तो उसी का रीजन लिखा हुआ है। तो उसी के नीचे लिख दें। हाँ यस ओके। उसी के रीजन है, वो तो स्पेशल केस मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसमें देखो SN2AR पे आ जाते हैं वापस। ठीक है, SN2AR कब होती है? देखो ये स्पेशली बेटा हेलोबेंजीन्स की रिएक्शन होती है। हेलोबेंजीन में आपने देखा होगा कि जो हेलोजन एटम होता है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है। ठीक है, और हम लोगों ने लिमिटेशन भी लिखी थी SN1 SN2 में, तो हाँ उसमें हम लोगों ने दोनों की लिमिटेशन लिखी कि हेलोबेंजीन नाइदर गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू SN1 और SN2। मतलब ये जो हेलोबेंजीन्स होती हैं ये बेटा ना तो SN1 से कभी देते हैं सब्स्टिट्यूशन ना SN2 से, है ना, पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसी पे हम लोग बात करने आ रहे हैं कि क्या ये कभी देंगे नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या देंगे तो कुछ कंडीशंस पे देंगे, है ना, मतलब क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी देखी जाती है। तो इसमें आपको पहले एक जो एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर है वो मैं बताता हूँ कि ऐसे आपको कोई हेलोबेंजीन लिख के दे दिया है, हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है, और उसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से आप कराएं किसी, है ना, और टेम्परेचर हाँ रूम टेम्परेचर लेके चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो आप देखेंगे कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। मतलब जैसे न्यूक्लियोफाइल आके ये हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे, ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाना चाहिए, है ना, जैसे हम लोग SN1 पढ़ते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे बेटा ना तो SN1 हो पाती है ना SN2, इस वजह से डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता है हेलोजन को, है ना। मतलब अगर हेलोजन है हाँ और कोई ग्रुप नहीं लगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं देता, लेकिन क्या कभी नहीं देता है तो ऐसा भी कहना गलत है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे देता है बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक कंडीशन पे देता है। क्या कंडीशन अब ये होती है? तो देखो ये कंडीशन ये कहती है कि बेंजीन रिंग, है ना, में हेलोजन अटैच हो, है ना, और अगर उसकी आर्थो, ये बेंजीन हेलोजन के पड़ोस वाली पोजीशन आप समझ रहे होंगे, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? आर्थो। ठीक है, आर्थो पोजीशन पे आपने कोई ग्रुप लगा रखा है, कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ठीक है, या फिर पैरा, ऐसा जरूरी नहीं कि आर्थो पे भी हो, आर्थो पे हो तो अच्छी बात है, नहीं आर्थो पे ना हो तो पैरा पे हो, है ना, या दोनों जगह हो तो और बल्ले बल्ले और अच्छी बात है। तो अगर ऐसी सिचुएशन दिखे कभी हेलोबेंजीन की आर्थो या फिर पैरा या फिर दोनों जगह तो और अच्छी बात है, कोई ग्रुप लगा हो और ग्रुप का नेचर कैसा हो, ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बेसिस पे -I और -M टाइप का हो। मतलब I में वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा हो? -I, और M में +N, है ना, सॉरी -N, मतलब ये दोनों इफेक्ट होने चाहिए। केवल -I होगा तो काम नहीं चलेगा, या केवल -M होगा तो नहीं चलेगा, मतलब -I के साथ -M भी होने को, है ना, I में माइनस है M में -M, मतलब अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो I में -I और M में -M इफेक्ट शो करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग या पावरफुल इलेक्ट्रॉन विट्राइंग ग्रुप, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विट्राइंग ग्रुप। ऐसा कोई ग्रुप आपने अटैच कर रखा है ना, तो फिर देखा जाता है कि ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन अगर किसी न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं तो ऐसा लगता है कि न्यूक्लियोफाइल आया गाना गाते हुए और इसने X को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है, वैसे नॉर्मल हेलोबेंजीन में नहीं हो रहा है ना,
लेकिन अगर उसी हेलोबेंजीन की आर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन बेटाइन ग्रुप अटैच कर रखा है आपने, तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और इस तरह के प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, माइनस आई और माइनस एन दोनों शो करना चाहिए। हाँ, माइनस आई और माइनस एन दोनों होना चाहिए ना, वो लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने लगता है और ऐसे प्रोडक्ट बन जाते हैं। फिर अगर वही बात आती है कि अगर ऐसी रिएक्शन हो रही है तो उसके पीछे कौन सी मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है ना? क्या SN1 मैकेनिज्म से बन रहा है? तो अभी भी आंसर नो है। मतलब हेलोबेंजीन चाहे कोई भी हो, चाहे उसकी आर्थो पैरा में कोई ग्रुप लगा हो चाहे ना पे लगा हो, ना तो बेटा वो SN1 देने वाले हैं कभी, ना SN2। तो यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट बना है तो किस मैकेनिज्म से ये बन रहा है ना, इसको कैसे एक्सप्लेन किया है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलाता है कि इस तरह की सिचुएशन में यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म हो रही होती है और जिसे थ्योरी में नाम दिया जाता है SN2AR, है ना? लेकिन ये भी SN2 ही है। हाँ, ऑर्डर इसका 2 ही है, लेकिन अभी जब मैकेनिज्म आप देखोगे तो ये एग्जैक्ट SN2 नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के SN2 है ना? तो एग्जैक्ट SN2 होते तो SN2 ही बोल देते हैं, है ना? लेकिन इसको यहाँ पे एक नया नाम दे दिया गया है SN2। सर अगर एक ही पोजीशन पे ग्रुप अटैच होगा तब भी सब्स्टिट्यूशन होगा? हाँ, अगर मान लो आर्थो पे लगा है पैरा पे नहीं लगा तो भी हो जाएगा, या फिर आर्थो पे नहीं लगा पैरा पे लगा तो भी हो जाएगा, या दोनों जगह लगा तो अच्छी बात है। लेकिन मेटा पे लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेटा पे लगा है तो SN2AR नहीं होगी, है ना? ये बड़ी खास बात है, इसको अच्छे समझिए, क्योंकि हेलोजन की आर्थो या फिर पैरा में किसी एक जगह या दोनों जगह या तीनों जगह अगर -I-N वाला ग्रुप बैठा होगा तभी वो हेलोजन सब्स्टिट्यूशन जो देगा वो SN2AR मैकेनिज्म के थ्रू देगा। ठीक है, बेटा पे बैठा दिया, आर्थो पैरा पे कोई नहीं है मान लो, तो नो रिएक्शन होगी, SN2AR होगी नहीं वहां पे। ठीक है ना? इसका मतलब अभी हम लोग को इतना समझ में आना चाहिए कि बेंजीन में हेलोजन या कोई लीविंग ग्रुप भी सब्स्टिट्यूशन दे सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है ना? वो देखो कंडीशन नीचे भी आप लोग इसको नोट करिए, नेसेसरी कंडीशन ऑफ SN2AR कब हुआ करेगी, उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो इसमें कंडीशन वही है जो ऊपर हम लोगों ने बोला है, लेकिन इसको नोट कर लीजिए। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वही होते हैं जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, है ना? क्योंकि वो -I में -I और M में -M इफेक्ट शो करते होते हैं। तो ये कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप बोलो या स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोल सकते हो बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में। जैसे एग्जांपल के तौर में कुछ लिख दिए गए यहाँ पे NO2 काफी पॉपुलर है क्योंकि I में -I भी इसका बहुत अच्छा होता है और M में -M भी बहुत इफेक्टिव होता है। NO2 है ना, कीचू टाइप का ग्रुप है। साइनाइड CN का I में -I, M में -M, और एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, COOH, वो भी I में -I, इस तरह के और भी ग्रुप हो सकते हैं। तो ये मेन शुरुआत में जो 3 लिखे ये सब ज्यादातर आपको यही देखने मिलेंगे, है ना? SO3H भी लिखना चाहो तो भी लिख लो, SO3H I में -I, M में -M हो सकता है। तो अगर ऐसे कोई ग्रुप लगे हुए हैं उसकी आर्थो और पैरा पोजीशन पे ये जरूर लिखिएगा, है ना? मेटा पोजीशन पे अगर लगा भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, है ना? आर्थो पैरा पोजीशन पे तो क्या होगा, वो ऐसा कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, लेकिन वो जो मैकेनिज्म होगी उस मैकेनिज्म को हम लोग क्या नाम देंगे? SN2AR। वो ना तो SN1 होगी ना SN2 होगी, वो दोनों से कुछ डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म होगी। पढ़ेंगे मैकेनिज्म क्या होगी, लेकिन पहले कंडीशन आप जरूर नोट कर लीजिए। ट्रांसिट हो जाता है। यहाँ पे वो आर्थो इफेक्ट पता है सभी के लिए लग पाता है, आर्थो इफेक्ट लगता है बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे लीविंग ग्रुप अगर C डबल होता है और फिर उसकी आर्थो पे आ जाता है
ग्रुप, तो ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहना चाहिए कि ये ऑटोमेटिक है ना? तो यहाँ तो हम लोग के सिलेबस में एडिड हैलाइड ही मिलेंगे, ज्यादातर हैलोजन के रिस्पेक्ट में SN2AR हो रही होगी। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म को भैया देख लीजिए आप लोग कि इसकी मैकेनिज्म क्या कहती है। ठीक है, बोलो भाई, इसकी मैकेनिज्म को बेटा जरूर देखिए, तभी आपको और अच्छा से क्लियर होगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैकेनिज्म देख लीजिए आप लोग, मैकेनिज्म है ना। ठीक है, देखिए तो मैकेनिज्म हम लोग अब देखने आ रहे हैं कि किस तरह के मैकेनिज्म होती है, SN2AR में होता क्या है एक्चुअली। तो देखो समस्या क्या है, समस्या की जड़ आप लोग भी शायद समझ रहे होंगे कि हैलोजन डायरेक्ट क्यों नहीं निकल पाता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज बहुत बढ़िया, यहाँ पे पार्शियल डबल कैरेक्टर है ना, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि ये रेजोनेंस की वजह से जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है अगर वो खत्म हो जाए किसी पर्टिकुलर स्ट्रैंड पे, है ना, तो फिर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर यहाँ पे परफेक्ट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। अब वो कैसे आता है देखो, तो इसमें हाँ, इसमें ऐसे समझिए कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है यहाँ पे एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट बनता हुआ आपको दिखाई देगा, है ना। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लोरीन पे कितना चार्ज होगा, डेल्टा नेगेटिव, और इस कार्बन पे ये बेंजीन का जो बेटा कार्बन है इस पे कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा पॉजिटिव, थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव होगा इस वाले सेंटर पे यहाँ। ठीक है, क्योंकि इससे डायरेक्टली बॉन्डेड क्या है, हैलोजन, जो कि कार्बन से बहुत ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल, देखो न्यूक्लियोफाइल बेचारा क्या सर्च करता रहता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सर्च करता है ना, तो वो पूरे मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोफिलिक, इसको सबसे शानदार इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है वो वही है जिससे लीविंग ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है ना। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जनाब क्या करेंगे, यही अटैक मार देंगे, कहाँ पे, इस कार्बन पे जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना। लेकिन अगर यहाँ अटैक कर देंगे तो इसमें कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, है ना, और 5 वैलेंसी तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो ऐसा ना हो तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये एडजस्ट करेगा अपने आप को, ये क्या कर लेगा, ये मूव कर जाएगा और उस वाले कार्बन पे ऑर्थो पोजीशन। ठीक है ना, मतलब उसने एक तरह के वेलकम किया कि आओ तुम, मैं एक्सेप्ट हो जाता हूँ। ठीक है, उसको जगह दिया उसने, और पाई बॉन्ड घूम गया, पाई बॉन्ड जो है वो आर्थो पे मूव कर गया, है ना। बोलो भाई, ऐसा होने पे देखो क्या हो गया, मतलब स्ट्रक्चर कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका अगला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया आर्थो पे, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे आके जुड़ गया कौन, न्यूक्लियोफाइल, सिंगल बॉन्ड के थ्रू, और क्लोरीन अभी भी अटैच है। लेकिन अगर ध्यान से आप देखो तो अब उसका रेजोनेंस जो पूरी रिंग में चल रहा था, इसका क्लोरीन के लोन पे अगर अब क्या वो चल पा रहा होगा, ये अगर लपक कर रहा होगा तो झपक करने वाला तो वही पाई बॉन्ड है ना भाई, ये लपक कर रहा तो यही तो झपक कर रहा होगा उसके साथ, और अगर वो झपक करने वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया कार्बन पे, तो अब वो क्लोरीन के जो लोन पेयर है इस समय वो क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज होंगे नहीं, है ना। अब यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आ गया है, कार्बन क्लोरीन के बीच में, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है। ठीक है ना। अब देखो लेकिन एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये पाई बॉन्ड जो रिंग पे आया है चुपचाप शांत से बैठने वाला नहीं है। ठीक है, ये देखेगा पड़ोस में हरियाली है ना, मतलब पाई बॉन्ड है, तो ये फर्दर क्या करेगा, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, ये तुरंत रेजोनेंस में कूद पड़ेगा, है ना। देखिएगा बगल में पाई बॉन्ड है तो खटाक से उसका सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने लगेगा। तो देखो भाई इसका सेकंड बना के देखो कैसा बनता है,
है ना। सर इसमें NO2 भी तो होगा। NO2 का आ गया। NO2 आ रहा है बेटा, NO2 अभी घूमने गया हुआ है, देखो NO2 ये आ गया आप लोगों के डिमांड पे वापस आ गया, ठीक है। तो NO2 होगा, आप लोग हेडेक मत NO2 वहीं पे था, मैंने लिखा नहीं था। तो ये बन गया। अब इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया, है ना, क्लियर। अब देखो ये जो बेंजीन, अच्छा बताओ बेंजीन में कौन सा चार्ज डिलोकाइज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, है ना। पहले तो आर्थो पे गया और फिर लपक छपक कर पैरा पे, अब वो पैरा पे गया ना तो वो NO2 के माइनस m इफेक्ट से भी स्टेबलाइज हो रहा होगा। यहाँ पे अगर आप समझो, अगर NO2 का स्ट्रक्चर ओपन कर दो जरा, NO2 का स्ट्रक्चर एक डबल बॉन्ड एक क्वाड्रेट बॉन्ड, तो ये कहेगा अच्छा यहाँ भी NO2 बैठा है, NO2 का भी पाई बॉन्ड है उसके अल्टरनेट में, तो है ना इधर भी वो रेजोनेंस में स्टेबलाइज आएगा, ठीक है। NO2 एक तरह से NO2 का माइनस m लगता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इधर भी घूमेगा, फिर वो वापस रिंग में देखेगा एक पाई बॉन्ड और बैठा हुआ है ना, तो फिर उसके साथ डिलोकलाइज करेगा। तो ऐसे करते 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 उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बोलो भाई। ऐसे करते 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 वो बेटा आंखों पे आया था, फिर पैरा पे गया और फिर आंखों पे आ गया। देखो इसका जो तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जब आप बनाओगे तो देखो ऐसा बनेगा, ये निगेटिव चार्ज लपक करेगा और ये पाई बॉन्ड चिपक करेगा। तो ये आपका जो निगेटिव चार्ज है, जिसको आप कार्बन आयन भी कह सकते हैं, इसको आप कार्बन आयन भी कह सकते हैं, फाइनली ये कहाँ आ गया, पैरा पोजीशन, तो आपको ठीक है आ गया। सर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के साथ नहीं करेगा? नहीं, नाइट्रोजन के साथ भी एक बनाएगा, वो मैंने बनाया नहीं यहाँ पे, है ना। मैं केवल रिंग रिंग वाले दिखा रहा हूँ, है ना। एक यहाँ भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ऐसे एक बना के आप उस चाहो तो कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए, अब निगेटिव चार्ज आगे बढ़ेगा, लेकिन अब आगे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो अब इस स्टेप में क्या होने वाला है, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और अब तक यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आ चुका है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये सबसे अच्छा मौका है हाइड्रोजन को निकालने का, बॉन्ड कमजोर हो चुका है, तो अब ये आएगा खटाक से, अब Cl को निकाल, ठीक है ना। और ये स्टेप फास्ट स्टेप है, जब वो निकालेगा ना ये स्टेप फास्ट है, ये जब Cl को निकालेगा तो दिस इज द फास्ट स्टेप। अल्टीमेटली आपको ऐसा लग रहा होगा कि जहाँ पे क्लोरीन कभी बैठा हुआ था, अब वहां पे परमानेंटली कौन आ गया है, न्यूक्लियोफाइल, है ना। और हाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब फिर से बेंजीन में एरोमेटिसिटी आ जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ डबल बॉन्ड आने का मतलब फिर से बेंजीन में एरोमेटिसिटी गेन होगी, तो फिर से हमारा वही स्टेबल बेंजीन बन जाएगा। तो फाइनली वो हैलोजन हट गया, लेकिन कैसे हट रहा है ना, डायरेक्ट। अच्छा क्या इसको SN1 कहेंगे, इस पूरी मैट्रिक्स को देखने के बाद क्या इसको SN1 मैट्रिक्स कहना सही है? SN1 में क्या होता है कि लीविंग ग्रुप पहले स्टेप में निकलता है, और दूसरी बात उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, वो क्या होता है, कार्बोकेटायन, है ना। यहाँ पे पहली बात तो पहले स्टेप में हाइड्रोजन निकल नहीं रहा है, और इंटरमीडिएट भी कार्बोकेटायन बन रहा है, इसलिए SN1 तो दूर दूर से नहीं है। SN2 बोलना सही रहेगा, SN2 तो और गड़बड़ है, SN2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और उसी स्टेप में लीविंग ग्रुप निकलता था, तो वन स्टेप मैट्रिक्स होती थी, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। अच्छा आप किसी के मन में आ रहा हो सर ये तो बहुत सारे स्टेप हो गए इस हिसाब से, तो आप कहोगे सर एक स्टेप ये हो गया, दो स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप ये हो गया, तो फोर स्टेप मैट्रिक्स हो गया, तो इसको कितने स्टेप, टू स्टेप, हाँ टू स्टेप, क्योंकि ये जो तीन स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये उसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में डिलोकाइज करके बना रहे होंगे हाइब्रिड करके, है ना, और वही वाला काउंट किया जा रहा होगा, है ना, काउंटिंग में वही चीजें होंगी, और बाकी ये तो बस एक दूसरे में रेजोनेट कर रहे हैं। सर हाँ बोलो बेटा। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कोई स्टेप होगा क्या, उसमें गिना जाएगा?
नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में जब कन्वर्ट होता है तो वो मैकेनिज्म का कोई स्टेप नहीं माना जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो गए या दूसरा पहले में कन्वर्ट हो गया या पहला तीसरे में कन्वर्ट हो गए, एक अल्टीमेट स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो रियल एग्जिस्टेंस होता है वो हाइब्रिड का ही होता है ना? जो हाँ रियल एग्जिस्टेंस वो हाइब्रिड का। तो इन तीनों को वैसे तो मैकेनिज्म में एक एक करके बनाया जाता है, लेकिन एक्चुअली वो तीनों मिलकर एक हाइब्रिड बना रहे हैं, हाँ? और उसके रिस्पेक्ट में ये देखो मैंने नीचे यहाँ बनाया है, इस तरह का एक हाइब्रिड बना रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए वो एक ही स्टेप है। तो इस मैकेनिज्म को ना तो SN1 कह सकते हैं ना SN2, इसको एक नया नाम दे देते हैं SN2AR, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी बातें जो हम लोग याद रखनी, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? तो अगर आपसे इसमें कोई पूछे कि बताओ इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो पहला स्टेप है ना, जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो पहला पॉइंट आप बस ये लिख लो, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ए स्लो स्टेप, और RDS लिख सकते हो एक ही बात। तो पहला स्टेप ही बेटा इसका स्लो स्टेप होता है, ठीक है, या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। टू स्टेप मैकेनिज्म होती है ये वाली, टू स्टेप मैकेनिज्म। अच्छा, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर रेट काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग बोले तो इसके स्लो स्टेप में कौन कौन सी स्पीशीज आपस में रिएक्ट कर रही है? एक तो एरिल है, तो दूसरा निक्लोफाइल है ना। निक्लोफाइल में पहले स्टेप अटैक कर रहा है, तो रेट काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम उसका रेट ला लिखें तो इसका रेट डिपेंड करेगा, एक तो वो जो एडिल हैलाइड का डेरिवेटिव है ना, साथ ही साथ निक्लोफाइल के कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये इसका रेट ला लिख सकते हो आप। हाँ मतलब हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर आप जनरल लिख रहे हो तो EWG लिख लो वहां पे, EWG, क्योंकि बेटा वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है NO2 ही हो, वो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो सकता है जो I में -I शो कर रहा हो और N में -N, तो उसको लिखो तो फिर जनरल फॉर्म में NO2 सबसे पॉपुलर, इसलिए मैंने उसको ले लिया था मैंने। और इस हिसाब से ऑर्डर कितना हो गया? सेकेंड ऑर्डर, बहुत बढ़िया। तो इसमें इसकी पावर 1, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया? 1 + 1 = 2। तो बेटा लिख लीजिए सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसीलिए SN2AR मतलब SN में ऑर्डर 2 है ना, SN2 सेकंड ऑर्डर, लेकिन एग्जैक्ट SN2 नहीं है, ये हम लोग समझ में आ गया। फिर अगर हम लोग से कभी रेट कंपैरिजन बताने लगे, वो क्वेश्चंस में कई बार ऐसे पूछेगा, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है और वो हमारा क्या है? कार्बोनाइल, है ना। तो जैसे SN1 में कार्बोनाइल बनता था, यहाँ पे उसकी जगह कार्बोनाइल बनता है। हाँ, वो कार्बोनाइल रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोनाइल, ठीक है। और एक बात लिख लेना, रेजोनेंस स्टेबलाइज जो कार्बोनाइल होता है, इसको एक नाम दिया जाता है मेजर हैमर कॉम्प्लेक्स। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इस इंटरमीडिएट के बारे में पता लगाया कि ऐसा भी इंटरमीडिएट बनता है SN2AR में। तो कहीं पर इसका नाम लिखा होगा, भयभीत मत हो जाएगा मेजर हैमर क्या है। एक्चुअली रेजोनेंस स्टेबलाइज जो कार्बोनाइल होते हैं उसे ही इस मैकेनिज्म में मेजर हैमर कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं SN2AR मैकेनिज्म, ठीक है। मेजर हैमर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोनाइल, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोनाइल से इनको, ये एक्चुअली इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ना, वो इसका कैसा है? रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि जो ऊपर 3 बने थे ना, उनको अगर मर्ज कर दे तो आपका यही वाला स्ट्रक्चर बनेगा। कहां बेटा? रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोनाइल मेजर हैमर कॉम्प्लेक्स।
जी 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 जी, मतलब ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन में ट्राई ग्रुप कोई भी हो सकता है, तो जी लिख दिया गया है। NO2 हो सकता है, CN हो सकता है, हाँ अगर मेटा में कनेक्ट है, लेकिन पता है मेटा वाला पता है केवल -I लगा हुआ होगा, तो वो इतना ज्यादा कार्बन आयन को स्टेबल नहीं कर पाता है कि इसमें ये वाली मैकेनिज्म प्रोसीड होगा। प्रैक्टिकली देखा था कि मेटा डेरिवेटिव दे ही नहीं पाते SN2 यार, है ना। तो -I के साथ देखो, यहाँ पे आपको ये भी समझ में होगा कि ये NO2 मैंने पैरा पे बैठाला, तो इसका निगेटिव चार्ज इस NO2 के डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस होगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -M। उसके बाद हमने एक -I वाला इफेक्ट लगा दिया मेटा पोजीशन पे, तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो दे देगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ थोड़ी बढ़ जाएगी और रेट थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। जैसे एक में NO2 केवल पैरा पे है और एक में पैरा पे भी है और एक बैठा दिया मेटा पे, तो उसका रेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो कार्बन आयन को थोड़ा सा स्टेबल को कर लेंगे, है ना। वो सही है ना, लेकिन केवल मेटा पे बैठा हो तो वो SN2AR ही नहीं होगी। अब एक बात इसमें बड़ी और इम्पोर्टेंट है, तो नोट में वो लिखी हुई है कि जो SN2AR का रेट होता है, रेट ऑफ SN2AR इज इंडिपेंडेंट सर आपकी वॉइस बहुत धीमे आ रही है। SN2AR मैग्नीज का जो रेट होता है वो लीविंग ग्रुप के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है। बता रही है बात? यस सर। यस तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। रेट ऑफ SN2AR is independent from the nature of leaving group. SN2AR मैग्नीज का रेट लीविंग ग्रुप के नेचर पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। कोई इसका रीजन बता सकता है ऐसा क्यों? लीविंग ग्रुप के जैसे SN1 SN2 में ऐसा नहीं होता था। SN1 हो चाहे SN2 में, उसमें जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होता था, बेटर लीविंग ग्रुप होता था, उसका रेट ज्यादा होता था, है ना। लेकिन SN2AR में देखो एक ये एक्सपेरिमेंटल सर ऑर्डर क्योंकि RDS में लिविंग ग्रुप लीव नहीं कर रहा है इसलिए। हाँ बिल्कुल सही, है ना, क्योंकि लीविंग ग्रुप का लीव करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेट डिटरमाइनेशन, है ना। देखो उसकी मैग्नीज में आप ध्यान से देखो, लीविंग ग्रुप उसके स्लो स्टेप में नहीं निकल रहा है, लीविंग ग्रुप उसके किस स्टेप में निकल रहा है, फास्ट स्टेप में। तो लीविंग ग्रुप का निकलना उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट नहीं है। अगर वो उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट होता, जैसे पहले स्टेप पे निकल जाता लीविंग ग्रुप, तब तो डिपेंड करता 100%, है। तो यही मेन रीजन है। SN2AR में बोलते हैं कि लीविंग ग्रुप का नेचर कभी डिसाइड नहीं करता है रेट को, या अफेक्ट नहीं करता है। और ये एक ऑर्डर देख लीजिए तो और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक बार उसने पैरा नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन लिया, एक बार पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, एक बार पैरा नाइट्रोब्रोमीन, एक बार हाइड्रोजन, और इसमें जब उसने कंपेयर किया रेट को, तो सबसे ज्यादा रेट इसमें आ रहा है पैरा नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। और यहाँ पे लीविंग ग्रुप एबिलिटी के हिसाब से तो देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप तो आयोडीन है ना, सबसे अच्छा लीविंग आयोडीन है। तो यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि लीविंग ग्रुप एबिलिटी जो है वो SN2AR के रेट को इफेक्ट नहीं कर रही है। नहीं तो ऐसा ऑर्डर आता ही नहीं है ना, अगर फिर तो ऐसा ऑर्डर आ जाता, अगर लीविंग ग्रुप की एबिलिटी इफेक्ट कर रही होती है SN2AR के रेट को, तब तो ऑर्डर ये वाला आना चाहिए, जबकि ऑर्डर ऐसा नहीं आ रहा, जस्ट उल्टा आ रहा है, ठीक है सर। तो ये ऑर्डर कैसे आया? हाँ, तो इसका रीजन आपको समझना है कि ये ऑर्डर कैसे आया। नहीं तो आपको बस यही देखना है, SN2AR में आप क्या करो, वो जो मेजर हैमर कॉम्प्लेक्स बनाया था मैंने, या फिर वो जो कार्बन आयन बनाया था, ठीक है, आप उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे मेन बात आपको याद रखना है कि जो रेट है, रेट ऑफ SN2AR, वो किस पे डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ मेजर हेमर कॉम्प्लेक्स है ना, वो मेजर हेमर कॉम्प्लेक्स को सिंपल शब्दों में लिखा जाए तो वो कार्बन आयन ही है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन आयन। तो आप बेटा क्या करो, वो जो कार्बन आयन बन रहा है ना उसकी स्टेबिलिटी क्या करो। अब जैसे देखो जिसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ज्यादा होगा उसका, हाँ जिसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ज्यादा होगा या जिसका विड्राइंग नेचर ज्यादा होगा, वो कार्बन आयन को क्या कर रहा होगा, ज्यादा स्टेबल कर रहा होगा। जैसे इसमें एक केस में आप जो आर्थो ये वाला फ्लोरो पहला फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, एक केस में मैंने ये ले लिया जैसे, और एक केस में ले लिया पैराक्लोरोनाइट्रोजन, ठीक है। एक मैंने इन्हीं दोनों में चलो कंपेयर कर दे, ये ले लिया पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और एक पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब देखो जब इसमें पहले स्टेप में क्या होता है कि पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच वहीं पे अटैक होता है और उसका पाई बॉन्ड क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। वो पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर कौन सा इंटरमीडिएट बनाता है, कार्बन है ना। मान लो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये अटैक कर रहा है यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, या इधर अटैक करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जो भी ये कार्बन आयन बन रहा है ना, बस आप इसी की स्टेबिलिटी चेक कर लो कि यहाँ पे एक बार बैठा दो न्यूक्लियोफाइल को और आर्थो पे नेगेटिव चार्ज दिखा दो एक बार यहाँ पे। अब इन दोनों कार्बन आयन में देख लो कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है ना। अच्छा ये दोनों ही कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये तो दोनों में सिमेट्री आपको दिख रही है, सिमिलरिटी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा NO2 का -M दोनों में ऑपरेट हो रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं ये जब निगेटिव चार्ज इसकी पैरा पे आएगा तो उस समय तो ये भी इसको स्टेबलाइज करेगा, और यहाँ पे भी जब वो डीलोकलाइज से पैरा पे आएगा तो ये भी स्टेबलाइज करेगा। तो इनको देखने का कोई फायदा नहीं है, तो दोनों में कॉमन है, बस फर्क क्या है फ्लोरीन और क्लोरीन का। और क्लोरीन थोड़ा थोड़ा इसको अपने -I इफेक्ट से क्या कर रहे होंगे, स्टेबलाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे होंगे कार्बन है ना। थोड़ा सा फ्लोरीन ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा क्योंकि फ्लोरीन का -I इफेक्ट रिलेटिवली क्लोरीन से ज्यादा ही होता है। क्लोरीन भी कर रहा होगा लेकिन फ्लोरीन की कंपैरिजन में कम स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा वो पहला वाला होगा, इसलिए जो SN2 का रेट आ रहा है वो सबसे ज्यादा फ्लोरोबेंजीन का आ रहा है, क्योंकि इसका -I इफेक्ट जो मेजर हेमर कॉम्प्लेक्स है या ये जो कार्बन आयन है उसको सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। आई बात सुन, तो ये ध्यान रखिएगा ना कि लीविंग ग्रुप के नेचर पे कभी मत जाइएगा। SN2 मैकेनिज्म में का जो रेट होता है वो लीविंग ग्रुप के नेचर से क्या आता है, इंडिपेंडेंट होता है ना, उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। चलिए आगे बढ़े। सर एक बार थोड़ा ऊपर लीजिए ऑर्डर। हाँ बेटा बिल्कुल, और ऊपर नहीं सर ऑर्डर। अच्छा ऑर्डर दे, यस सर। है ना। हाँ कौन सा नोट करना, रीजन, ठीक है। तो रेट ऑफ SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेजर हेमर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का, और मेजर हेमर कॉम्प्लेक्स सीधा कार्बन आयन ही हो, आप सीधे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी करें, ठीक है ना। अब जैसे इसका ऑर्डर आप लोग बता दो, जैसे ये 3 कंपाउंड है ABC, अगर ये तीनों SN2 के थ्रू प्रोडक्ट दे रहे हैं अगर इसी सेम न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, CB है ना, ठीक है ना। C वाला क्यों सबसे ज्यादा देगा फास्ट रेट से, यस लगे हुए है, तो उसमें जो कार्बन आयन बन रहा होगा बेंजीन रिंग में वो 3 NO2 के -I एज वेल एज -M से स्टेबलाइज हो रहा है ना। B वाले में 2 NO2 के -I -M से स्टेबलाइज होगा, और A वाले में एक ही NO2 के -I और -M से स्टेबलाइज होगा। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बन आयन होगा वो C वाले में होगा, ठीक है। तो यही आपका ऑर्डर हो जाएगा।
ठीक है ना, क्लियर सभी को? मतलब इलेक्ट्रॉन विट्राइल ग्रुप का नंबर अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा, और जितना ज्यादा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा उतना ज्यादा SN2 की रेट बढ़ेगा, है ना। इसमें तो तीनों NO2 का कलेक्टिवली -I-M लग रहा होगा, इसका रेट सबसे ज्यादा होगा, है ना। अब इसमें से कुछ रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम भी मिल सकती है आपको, इसमें आपके केवल मेजर प्रोडक्ट वगैरह पूछा जा रहा होगा, जैसे ये पहली रिएक्शन है ना। इसमें आपको बताओ क्या बनेगा। पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन रिएक्शन NaOH के साथ करा रहे सी वाला जो है उसमें अगर वो जो दो NO2 है वो मेटा पोजीशन के साथ -I इफेक्ट देखते हैं ना, वो NO2 दोनों मेटा पे बैठा देते तो उसका फिर B से कम हो जाता है, क्योंकि इसमें एक NO2 का एक्स्ट्रा -M लग रहा होगा, और उन दोनों को मिला के -I इसके -M से कम ही होगा, है ना। तो इसको भी पीछे रखना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें हमें बनाना है प्रोडक्ट, तो इसमें पहले देख लो कि भाई बेंजीन से क्लोरीन अटैच्ड है, मतलब बेंजीन से हेलोजन डायरेक्ट अटैच्ड है, तो ये अगर सब्स्टिट्यूशन देगा तो किस मैकेनिज्म के थ्रू देगा, SN2AR, और SN2AR देने के लिए इस हेलो बेंजीन की आर्थो या फिर पैरा पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विट्राइल, और इसकी पैरा पे NO2 बैठा हुआ है, इसका मतलब इसमें SN2AR होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी, है ना। अब न्यूक्लियोफाइल पहचानो कौन, नाइट्रोफिनॉल। हाँ, तो ये अटैक करेगा, और डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा कि पता चला आपने अटैक करा खड़ाक से, मतलब ऐसे निकालना तो गलत है, मैकेनिज्म के हिसाब से आप उसकी मैकेनिज्म समझ लोगे, ये अटैक करेगा, पहले इसका डबल बॉन्ड घूमेगा, फिर वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, और फिर जब वो लास्ट में अपनी पोजीशन फिर से एरोमेटिसिटी आ रही होगी तब उसको निकालेगा। लेकिन देखो जब हम लोग को केवल प्रोडक्ट ही बनाना है तो कौन पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। बस आपने अपने मन में देख ली कि हाँ SN2AR हो रही है, तो आंसर है यस हो रही है, तो आप सीधे प्रोडक्ट बना लो, है ना। जब तक मैकेनिज्म पूछ ही ना जाए तब तक बताने की क्या जरूरत है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि बताने पे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, मतलब 4 नंबर के पार्ट के क्वेश्चन में 8 मार्क्स मिल जाएंगे तो आप प्रोडक्ट बता दो, बस ये बन गया भाई। कोई पूछे किस मैकेनिज्म के थ्रू, तो बता दो SN2AR, और जब बोले कि राइट आल्सो राइट द मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म लिख के दिखा देना, है ना। सब्जेक्टिव में तो जितना बोले उतना ही किया था। हाँ, वो जो तीनों थे ना उनको बनाने को बना दो, लेकिन चौथा भी बना के दिखा सकते हो, ये तीनों की जगह असली में ये बन रहा होगा, ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। हीट कोई कंपलसरी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा SN2AR रूम टेम्परेचर से एबव टेम्परेचर पे कराया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 3 NO2 बैठ जाते हैं ना तो बोलते हैं कि कोई हीट देने जरूरत नहीं पड़ती, रूम टेम्परेचर हो जाती है। लेकिन अगर 1 NO2 या 2 NO2 बैठे तो थोड़ा सा हीट देना पड़ता है। 1 NO2 पे 60 डिग्री नहीं, 2 NO2 पे 60 और 1 NO2 पे 100 के ऊपर टेम्परेचर रखना पड़ता है, तो हल्का सा हीटिंग लिखा हो तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। जैसे ये वाला केस है, इसमें होगी SN2AR, इसमें कौन आके बैठ जाएगा CN की जगह, अल्कोहल SS माइनस, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल आप पहचान लो पहले बेटा, SS माइनस, और यही आके अटैक मारेगा, और SN2AR यहाँ पे लग जाएगी, क्योंकि उसके क्लोरोबेंजीन के आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विटाइन को बैठा हुआ है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आप बना ले जाओगे आसानी से, ठीक है। बस इतना ही देखना होता है, बाकी तो क्लोरीन को हटा के यहाँ SS लगाओ, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, और बाई प्रोडक्ट कोई पूछे तो NaCl, है ना, Na+Cl- NaCl बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो थर्ड वाला है, अगर वो थर्ड वाले में वो कंफ्यूज कर रहा है, कई बार कंफ्यूज करेगा। हाँ, इसमें उसने दो लीविंग को बढ़ा दिया, फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन दो हैं, और न्यूक्लियोफाइल एक ही इक्विवेलेंट ले रहा है,
तो या तो ये इसको हटाएगा, फ्लोरीन पे SN2AR देगा, या ये क्लोरीन पे SN2AR देगा। तो बताओ कौन हटेगा? क्लोरीन। 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 लेकिन अभी हम लोग क्लोरीन रेट पढ़ा था तो वो तो फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ज्यादा था। क्लोरीन ज्यादा क्लोरीन पे स्टेबलाइज सर था। क्लोरीन पे सर क्लोरीन मेटाबॉलिज्म हटेगा, कार्बन आयन से ज्यादा स्टेबल होगा, फ्लोरीन में कर रहेगा तो। ठीक है, तो वहां पे फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में रेट ज्यादा इसलिए आ रहा था कि उसकी पैरा पे NO2 बैठा है ना, उसमें तो SN2AR हो सकती थी। यहाँ पे क्या है कि इस फ्लोरीन की ना तो आर्थो पे NO2 है ना पैरा पे है, उल्टा उसकी मेटा पे है। और अगर किसी लीविंग हैलोजन की मेटा पे लीविंग NO2 बैठा है तो उस पे SN2AR लगेगी, मतलब फ्लोरीन लीव आउट करेगा ही नहीं थ्रू SN2AR मैग्नीज। तो यहाँ पे जो SN2AR दे सकता है वो केवल एक कैंडिडेट है, वो केवल एक ही हैलोजन है जो SN2AR से सब्स्टिट्यूशन दे सकता है, वो है क्लोरोमीथेन है ये Cl, क्योंकि इसकी पैरा पे क्या बैठा हुआ है NO2। तो वो जो नेसेसरी कंडीशन है वो हमेशा माइंड में रखिएगा कि केवल वही हैलोजन बेंजीन रिंग से अटैच्ड वही हैलोजन SN2AR मैग्नीज देगा जिसकी आर्थो या पैरा पे इलेक्ट्रॉन बिठाएंगे। फ्लोरीन सेफ रहेगा यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ पे बेटा अगर बेटा दो इक्विवेलेंट ले लेते तो क्या होता, तो भी वो ना रिप्लेस होता है ना, मतलब यहाँ पे वो एक इक्विवेलेंट लिख के एक तरह से कंफ्यूज ही कर रहा है ना। अगर दो इक्विवेलेंट भी होता तो भी वो सब्स्टिट्यूशन ना देता फ्लोरीन, तो भी क्लोरीन ही देता उस केस में। तो इसका मतलब फ्लोरीन पूरी तरह से सेफ है यहाँ पे, वो सर सब्स्टिट्यूशन अगर Cl की जगह F होता तो सर F लीव आउट करता। बिल्कुल सही, अगर Cl की जगह F होता तो फिर हमें F को हटाना होता, मतलब वो सब्स्टिट्यूशन दे देता है उसके, है ना। क्लियर हो गया? इसका रीजन आप बस समझ लो कि लीविंग जो भी लीविंग ग्रुप है ना, उसकी आर्थो या पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है तो क्लोरीन की पैरा पे है, इसलिए क्लोरीन SN2AR के थ्रू मैग्नीज फॉलो करेगा, SN2AR मैग्नीज। लेकिन फ्लोरीन तो फॉलो ही नहीं करेगा, उसका सब्स्टिट्यूशन ही नहीं हो पाएगा। अब जैसे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे उसने और कंफ्यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल में ब्रोमीन की पैरा पे भी एक NO2 बैठा दिया, क्लोरीन की पैरा पे भी एक NO2 और एक इक्विवेलेंट ले रहा है, बताओ तो क्लोरीन है। ब्रोमीन हटेगा। अब दोनों की पैरा पे NO2 बैठा दिया तो SN2AR तो दोनों में हो सकती है। अब हमें यहाँ पे रिलेटिव रेट देखना होगा कि SN2AR क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ज्यादा फास्ट रेट से होगा कि ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में। हाँ, तो कौन कार्बन आयन को ज्यादा स्टेबल करेगा अपने -I से? क्लोरीन का -I ब्रोमीन से ज्यादा ही होता है। तो यहाँ पे सिलेक्टिवली एक ही को हटाना पड़ेगा और वो है हमारा क्लोरीन। रीजन है कि क्लोरीन का -I इफेक्ट ज्यादा है ब्रोमीन से, तो वो कार्बन आयन को थोड़ा ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, है ना। तो बेटा यहाँ पे केवल आप क्लोरीन को ही हटाइएगा, लेकिन यहाँ 2 मोल ले लेते तो तो यहाँ पे 2 मोल है ना, इसलिए शायद इसने मतलब वो फिर क्वेश्चन ना पूछ के एक ही मोल पे पूछना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्टिवली यहाँ तो हटने के दोनों हट सकते हैं, बट वन इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में रेट ज्यादा है वो SN2AR के रूल बना देगा, ठीक है। बाय प्रोडक्ट कोई पूछे तो क्या बनेगा? बाय प्रोडक्ट हो जाएगा NaCl। सर ब्रोमीन हटेगा ना? ब्रोमीन बेटा क्यों हटेगा? सर क्लोरीन में ज्यादा सर रेट रिएक्टिविटी ऑर्डर जो ऊपर आ रहा है। नहीं अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि यहाँ पे लीविंग ग्रुप एबिलिटी इफेक्ट नहीं करती है, यहाँ पे -I हैलोजन का -I इफेक्ट स्टेबलाइज कर रहा होता है। तो क्लोरीन का -I इफेक्ट ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा कार्बन आयन को, और अगर यहीं पे ब्रोमीन बना देंगे तो वो कम स्टेबलाइज करेगा, उसका -I कम होता है ना ब्रोमीन का। हाँ तो सर तब तो ब्रोमीन हटेगा ना सर, आपने फाइनल प्रोडक्ट में ब्रोमीन छोड़ा, फाइनल प्रोडक्ट में क्लोरीन आएगा ना।
फाइनल प्रोडक्ट में क्लोरीन क्यों आएगा बेटा? जिसका रेट ज्यादा है वही तो सब्स्टिट्यूट होगा। SN2AR का रेट क्लोरोबेंजीन का ज्यादा है ना। क्लोरीन अभी नहीं आया सर। सर लेकिन अगर ब्रोमीन हटेगा तो कार्बन आयन जो बनेगा सर वो ज्यादा स्टेबल होगा। यस, तो फाइनल प्रोडक्ट में क्लोरीन आएगा ना। आप लोग मैकेनिज्म में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर लेकिन कार्बन आयन के स्टेबलाइजेशन के समय लीविंग ग्रुप लीव थोड़े किया। हाँ यही तो बात है। देखो जैसे आप फ्लोरीन वाले कार्बन पे अटैक करा रहे हो, है ना? ठीक है, तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर रहा है कि ना कि उसके पड़ोस वाला। मान लो यहाँ पे क्लोरीन बैठा देता है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है ज्यादा उसके माइनस और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कि क्लोरीन का माइनस आई। मतलब जिस हैलोजन के रिस्पेक्ट में SN2 लिख रहे हो उसी का देखा जाता है माइनस आई। वैसे आप बेटा इस पे अटैक करा रहे हो तो इसी का माइनस आई देखो, और इधर अटैक करोगे तो इसका माइनस आई देखो, और किसका माइनस आई ज्यादा है? क्लोरीन का, तो उसका रेट ऑफ SN2 ज्यादा होगा। ठीक है सर, तो मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा? मेजर यही वाला आएगा बेटा। सर लेकिन क्लोरीन का माइनस साइज ज्यादा है ना। क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है तभी तो सर इसका लीविंग ग्रुप इंटर ब्रोमीन अच्छा है सर, वो जल्दी निकलेगा ना क्लोरीन। सर ये भी है। जल्दी क्यों निकलेगा? वो जो कार्बन आयन को ज्यादा स्टेबल कर रहा है वही वाला तो SN2AR फास्ट रेट से देगा। क्लोरीन ज्यादा स्टेबल कर रहा है अपने माइनस आई से कि ब्रोमीन अपने माइनस आई से ज्यादा स्टेबल कर रहा है? क्लोरीन। तो क्लोरीन। उसका SN2AR का रेट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सर इसमें अगर 2 इक्विवेलेंट लेते हैं तो दोनों हट जाते थे। हाँ हाँ, इसमें अगर 2 इक्विवेलेंट देता तो फिर दोनों जगह आ जाता वही न्यूक्लियोफाइल, है ना? फिर दोनों जगह बैठाना पड़ता है। ठीक है, फिर तो दोनों जगह बैठेगा। ठीक है, क्योंकि SN2AR तो दोनों दे सकते हैं। अब देखो ये वाला भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है। ये एग्जांपल है इंट्रामॉलिक्यूलर SN2AR का। ये जो एग्जांपल 5th नंबर है तो इसको 14 छोटी से एक हेडिंग लिख लेना इसमें, इंट्रामॉलिक्यूलर SN2AR, मतलब विद इन सेम मॉलिक्यूलर SN2AR होता हुआ दिखाई देगा। कैसे देखो, ठीक है, इसमें आप समझ पा रहे हो कैसे होगा? हाँ, रिंग बनेगी। इसमें रिंग बन जाएगी बेटा। हाँ, 6 मेंबर बनेगी, तो देखना पड़ेगा, मे भी 6 मेंबर ही बननी चाहिए। एक बार उसको बना के देखना पड़ेगा हम लोगों को। देखो इसमें बेस जो है वो क्या करेगा, बेस इस हाइड्रोजन को निकालेगा। बेस को क्या पसंद है? एसिडिक हाइड्रोजन। अब पूरे स्ट्रक्चर में एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे? अल्कोहल के हाइड्रोजन ही एसिडिक दिख रहे हैं ना, तो अल्कोहल वैसे भी एलिफेटिक अल्कोहल एम्फोप्रोटिक होते हैं, तो बेस के सामने वो एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे, है ना? तो बेस इसी H+ को निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब H+ निकलेगा तो एक न्यूक्लियोफाइल का जन्म हो जाएगा, मतलब O- डेवलप हो जाएगा। O- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो उसी स्ट्रक्चर में, सेम स्ट्रक्चर में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो रहा है ना? और अब ये इसी को अभी ऐसे ही बना देता हूं, ये देखो, है ना? तो यहाँ पे O- आ गया। अब ये O- देखेगा कि इसके जस्ट पड़ोस वाले पोजीशन पे हैलोजन है, और उस हैलोजन की पैरा पे क्या बैठा है? NO2, मतलब SN2AR की कंडीशन क्या हो गई? फुलफिल। तो
ये जो O माइनस है, जो कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये अपने ही मॉलिक्यूल, अपने ही बेंजीन रिंग पे अटैक मार देगा यार। और वही मैकेनिज्म की पाई बॉन्ड घूमेगा, फिर वो टिंग टोंग करते हुए यहाँ पे आएगा, और जब वो वापस डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसी Cl को हटा देगा, है ना। मतलब समझ में आया। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 याद दे देगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो सीधे ही प्रोडक्ट बना देंगे, कौन पूरी मैकेनिज्म दिखे, हाँ कौन, जब तक पूछा ना जब तक क्यों फालतू बोले हो। तो ये आप इसको सीधे ही निकाल दो, बस ये ध्यान रखना सीधे निकलता नहीं है ना, मैकेनिज्म में उसको पूरा रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बेन बना के फिर निकालते हैं। तो अब इसमें आप बनाओ भाई, कितने मेंबर रिंग बन रही है, कितनी और बन रही है, वो भी 6 और स्टेबल प्रोडक्ट। जैसे कि इंट्रामॉलिक्यूलर में 6 मेंबर 5 मेंबर बने तो ज्यादा बेटा रहता है, ये अच्छी लगती है। कितना 5 मेंबर बन रहा है? हाँ सर, नहीं भाई 6 बनना चाहिए, नंबरिंग सही है 6 ऐसे केस में नंबरिंग कर लो आप, देखो इसको दे दो नंबर 1 जहां पे अटैक हो रहा है, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, इसको नंबर 5, इसको नंबर 6। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है जिसको नंबर 6 मिल रहा है, वो वाला इस बेंजीन रिंग के फर्स्ट वाले कार्बन से कनेक्ट होगा, तो ये पूरी रिंग जो इंटरनल दूसरी सेकंड रिंग बनी है 6 मेंबर है ना। तो एक तो है ये बेंजीन रिंग, उसके एक साइड पे, ऊपर वाली साइड पे आप 6 मेंबर रिंग और कनेक्ट कर दो। ये जो राइट हैंड वाली साइड है, यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग बनेगी, लेकिन इसके एक कॉर्नर पे वो बैठाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। वो पैरा पे NO2, ये आपका मेल। बाकी बेस, बाकी बाई प्रोडक्ट में जो भी होगा वो निकल जाएगा। बेस उसने बताया नहीं, नाम NaOH, मान लो Na तो NaCl बन जाता, जब उसने कुछ बताया नहीं तो बाई प्रोडक्ट मत लिखो, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया? हाँ इतने ही होंगे उसके बाद और सर। अभी है तो कुछ प्रॉब्लम भी इसमें ऐड की, 2-3 पेज तो प्रॉब्लम ही होगा। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में Cl- बेस के कटायन से नहीं जुड़ेगा? हाँ बिल्कुल जुड़ेगा, लेकिन बेस का उसने मुझे फॉर्मूला नहीं बताया ना वहाँ, उसने यस ओके सर, इसलिए मैंने इसको Cl- लिख दिया। अगर वो यहाँ बोल पे देता HCl नहीं बनेगा। बनेगा, लेकिन वो सॉल्ट के फॉर्म में बनेगा, बेस के कटायन के साथ जुड़ के कोई सॉल्ट वॉल्ट बना रहा होगा। अब वो उसने बेस का नाम ही नहीं बताया, तो अब मैंने Cl- लिख दिया, ठीक है ना। अगर वो NaOH लिखता तो हम लोग लिख देते NaCl लास्ट में बाई में, ठीक है। अगर KOH लिखेगा तो KCl, तो वो डिपेंड करेगा कि जो भी बेस होगा। मान लो पिरिडीन ले लिया तो हम लोग पिरिडीनियम क्लोराइड बना देंगे बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो मैंने इसलिए उसको केवल Cl- लिख दिया है, जो भी हो आप उसको बना देना। लेकिन ये एग्जांपल कौन सा है ना, तो लिख लेना एबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या कौन सी बोलेंगे इसको, इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 हो रही है। तो इस पे क्वेश्चंस भी आप लोग को मिलेंगे जब आप लोग सीट के क्वेश्चन वगैरह लगाएंगे। NDA वाले इंट्रामॉलिक्यूलर से काफी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, क्योंकि हर एक रिएक्शन में इंट्रामॉलिक्यूलर होती है। जैसे SN1 में इंट्रामॉलिक्यूलर पड़ेगी, SN2 में, SN2R में, तो वो आजकल NDA में नॉर्मल रिएक्शन की जगह इंट्रामॉलिक्यूलर पे पूछते हैं क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा कुछ नया मसाला लगता है देखिए। अब जैसे ये वाला एग्जांपल, इसमें आप ही लोग बताओ क्या होगा। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है भाई, इसमें अच्छा भाई ये वाला Cl क्या दे सकता है यहाँ पे रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है? इसकी पैरा ना तो पैरा पे ना तो आंखों पे,
ऐसा ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ जो आई में माइनस आई और एम में माइनस आई। आर्थो, इसकी आर्थो में ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तो एक तरह से माइनस आई वाला ही बोल सकते हो भाई, क्लोरीन में माइनस आई लग रहा होगा, लेकिन माइनस एम तो नहीं है इसके बाद। और इसकी पैरा तो खाली पड़ी है, तो इसका मतलब कि ये वाला Cl तो हटने से रहा, ये कोई रिएक्शन देगा ही नहीं, तो यहाँ पे कौन देगा, यही दे देगा, ठीक है। ये लेकिन ये SN2AR नहीं देगा, ये नॉर्मल SN2 देगा, है ना। यहाँ SN2AR इसके लिए थोड़ी ना हम लोग बोलेंगे, हाँ उस पर भी आ रहे हैं, शायद नीचे वाला एग्जाम्पल वही है जो आप कह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा SN2 ही होगी, क्योंकि उस क्लोरोबेंजीन की पैरा पे कोई इलेक्ट्रॉन बिटाइल ग्रुप है ही नहीं, है ना। तो ऐसे केस में तो फिर साइड चेन पे हो जाएगा, साइड चेन पे SN2 होगी यहाँ पे, 1 डिग्री टाइप का है, 1 डिग्री वाला SN2 इससे बनाएगा प्रोडक्ट। तो ये बना दीजिए बेटा, यहाँ पे आ गया SCS, ठीक है, प्लस NaCl बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये कौन सी मैकेनिज्म है, तो लिख लेना फॉर्म बाई SN2 में, यहाँ केवल SN2 लगा रही है, मतलब जो क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो SN2 के थ्रू हुआ है, ठीक है, क्लियर। लेकिन एक ये वाला देख लो भाई, ये भी अच्छा एग्जांपल दिख रहा है, हाँ बिल्कुल बेटा आराम से नोट करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझ में आने की जरूरी है, ठीक है। ये वाला आप ही लोगों को बनाना है, अगर समझ गए। हाँ पहले स्टेप में क्या होगा, एसिड बेस होगा, है ना। बेस ने एसिड को देखा, एसिड ने बेस को देखा, और आंखों में एसिड बेस हो गया, ठीक है। तो पहले तो एसिड बेस हो जाएगी, और ये हमारा बेस क्या करेगा, ये H को लेके भागेगा, है ना, तो ये क्या बना देगा, O-, ये आपका बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया। और अब ये न्यूक्लियोफाइल अपनी दोनों पड़ोसी, मतलब दोनों तरफ जो ग्रुप लगे उनकी तरफ देखेगा, तो देखेगा कि अरे इधर फ्लोरीन बैठा है, और इस फ्लोरीन के मतलब हेलोबेंजीन के पैरा पोजीशन पे क्या है, NO2, तो SN2AR से ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन अगर गौर करो तो यहाँ भी अटैक मारेगा तो भी तो SN2AR हो जाएगी। इस आयोडीन की आर्थो पे NO2 है, तो SN2AR से तो दोनों सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, है ना, लेकिन एट ए टाइम एक ही को तो निकाल पाएगा, इसको निकालेगा तो ये नहीं निकलेगा, मतलब इसमें बनने के तो 2 पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट, लेकिन मेजर एक होगा, मेजर वाला बनाना है फ्लोरीन ना, क्यों, रीजन, हाँ। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में फिर रेट ज्यादा है उसको निकालो आप, ठीक है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लोरोबेंजीन के रिस्पेक्ट में जो SN2AR का रेट होता है वो ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है ना, क्योंकि वो कार्बन आयन को सबसे ज्यादा स्टेबल कर रहा होता है ना तुषार बेटा, कि आयोडोबेंजीन कर रहा है। सर तो थर्ड स्टेप में आपको भी सर फ्लोरीन निकालना चाहिए था, आपने क्लोरीन को निकाल, मतलब सर थर्ड वाले वो क्वेश्चन, कौन सा थर्ड वाला, इसमें पहली बार ही आया, थर्ड वाले में किसको निकालना था यार, फ्लोरीन को निकालना। तो बेटा इसकी फ्लोरीन की आर्थो पे या पैरा पे NO2 क्या प्रेजेंट है क्या, अच्छा हाँ यस, तो वो तो SN2AR की जो नेसेसरी कंडीशन है उसी को नहीं फुलफिल कर रहा है, यस इसमें SN2AR हो ही नहीं सकती ना, नहीं, अगर उसकी आर्थो पैरा में NO2 होता तब तो फिर हम लोग को बेटा उसी को निकालना पड़ता, मतलब फिर तो सबसे फास्ट रेट से वही बना रहे होता। हाँ
उसमें अगर एक एनोटू अभी रुक जाओ इसको कंप्लीट कर दो फिर। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इसमें कितने मेंबर रिंग बन रही है देख लो, सही बन रही है 1 2 3 4 5, तो 6 ही मेंबर बन रही है ना, बना दी। अभी बताते हैं उसमें। अब उसमें वही बात है कि कई बार जो आप बोल रहे हो वो स्ट्रक्चर देखने के बाद ही समझ में आएगा है ना, क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर इसमें दोनों सब्सिक्वेंट सर अगर फ्लोरीन ही होते तो सर मोर प्रेफर्ड होता ना बनाना। अच्छा आप कह रहे हो दोनों सेम ही है ना? यस सर। तो हाँ फिर ये देखना पड़ता है कि कार्बन आयन को रिलेटिवली कौन ज्यादा स्टेबल है। हाँ सही कर है ना। तो उसमें जैसे एक केस में ऐसा बनता और यहाँ पे मान लो फ्लोरीन ही बैठा दिया मैंने, और एक केस में वो रिंग ऐसे बन रही होती है, ठीक है। और हाँ कार्बन आयन देखना पड़ता ना, तो अगर यहाँ पे अटैक करते तो कार्बन आयन 2 पे बनता, और अगर इस पे ये अटैक करता तो कार्बन आयन यहीं पे बन जाता, तो ये ज्यादा स्टेबल है ना। मतलब उस केस में भी इधर वाला निकालना ज्यादा बेटर था अगर सेम होते, लीविंग ग्रुप सेम होते। एक मिनट देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ, इसको लिख देता हूँ मेजर, है ना, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। वैसे एक और बनेगा चाहे तो आप उसको भी बना सकते हो आयोडीन को हटा के, लेकिन वो माइनर बनेगा, मतलब देने को वो भी SN2AR दे सकता है लेकिन यील्ड कम होगी उसकी रिलेटिवली। हाँ क्या करूँ बेटा? सर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें दोनों ऑर्थो पोजीशन पे सेम ग्रुप प्रेजेंट हो। हाँ वही तो शायद अभी बच्चे ने पूछा ना कि जैसे यहाँ भी फ्लोरीन होता और यहाँ भी मान लो फ्लोरीन होता, तो फिर ये हम लोग NO2 के रिस्पेक्ट में दोनों ऑर्थो पे NO2 के रिस्पेक्ट में। अच्छा ये कह रहे हो इधर भी F इधर भी F है ना? यस नहीं बेटा, तो रिप्लेस तो इंट्रामोलिकुलर में ध्यान रखना, रिंग जो बननी चाहिए वो साइड चेन के आर्थो वाला हैलोजन सब्स्टिट्यूट होगा, है ना। देखो ये घूम के इस पे अटैक कर सकता है, लेकिन ये घूम के इस पे अटैक कैसे करेगा? कितनी बड़ी रिंग बनाना चाह रहे हो, पैरा पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, तो वहां तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसी रिंग बनाना, ठीक है। तो उसमें बस ये रहना कि न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके पड़ोस वाले कार्बन पे ही अटैक किया करेगा, या तो यहाँ या तो यहाँ, ठीक है। हाँ 6 वाले में हाँ वो अच्छा केस बन जाएगा। उसमें लिख लो आप लोग कि जब भी ऐसा कभी हो कि SN2 भी हो सकती हो, और SN2 एक एग्जांपल मैंने लिया था इसका, शायद आगे हो गई, SN2 यार दोनों पॉसिबल हो तो SN2 का रेट ज्यादा होता है SN2 यार से, मतलब मेजर प्रोडक्ट इसके थ्रू बनेगा SN2 के रिस्पेक्ट में, है ना। तो लिख लो इस बात को, SN2 और SN2AR में दोनों में कभी झगड़ा हो जाए, है ना, तो SN2 से मेजर बनाइए, उस केस में SN2AR अवॉइड करिए, ठीक है। इसी में एक एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे ये 6 नंबर वाला एग्जांपल है ना, इसी में पैरा में NO2 एक लगा देना आप लोग, तो वो जो मैं बोल रहा हूँ वही वाला एग्जांपल हो जाएगा। उसमें ये वाला क्लोरीन भी हट सकता है, लेकिन ये हटेगा SN2AR मैग्नीज से, और ये क्लोरीन हटेगा SN2 से, है ना। तो यील्ड मिलेगी इसके हटने पे ज्यादा। उसका रीजन ये होता है कि SN2 काइनेटिक्स जो होती है वो थोड़ा सा कैसी होती है, एंडोथर्मिक, लेकिन जो SN2AR एंडोथर्मिक, हीट देनी पड़ती है रिलेटिवली, SN2 में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा सा यील्ड हीट देने की वजह से वो प्रोडक्ट की जो यील्ड होती है वो अफेक्ट करती है, हाई टेम्परेचर पे रिलेटिवली होती है SN2AR। तो कभी SN2AR दोनों हो सकती है, तो SN2 से बनाइए एक, जैसे ये भी अच्छा एग्जांपल है। इसमें तो देखो हटने वाला केवल एक ही हैलोजन है,
है ना, यही हटेगा। लेकिन इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या ले रखा है, NH2, इसका क्या नाम है, काफी फेमस कंपाउंड, हाँ हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन भी बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन पे जब लोन पेयर होता है, माना कि वो न्यूट्रल है, लेकिन नाइट्रोजन कंटेनिंग लोन पेयर स्पीशीज बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे अमोनिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है। तो हाइड्रोजीन में तो दोनों एन पे लोन पेयर है, तो हाइड्रोजीन अमोनिया से भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है ना। तो मतलब यहाँ पे बस यही एक खास बात है, बाकी तो प्रोडक्ट आप बना ही ले जाओगे। ये किसी एक एन की तरफ से अटैक करेगा, है ना, और वही टिंग टोंग टिंग SN2THE होगी, लास्ट में वो Cl हटेगा। और जब वो Cl हटेगा, क्योंकि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका एक H भी ले जाएगा वो, है ना। मतलब वो इसका ये वाला हाइड्रोजन जो है ना, जिससे अटैक कर रहा है, उसका HCl माइनस रिमूव करा देगा। तो फाइनली क्या बनेगा, बनाओ भाई, NH2 आ जाएगा, फेनिल हाइड्रोजीन टाइप का बनेगा। तो इंजीनियरिंग में कौन आके जुड़ जाएगा, NH2, बाकी NO2 जैसे लगे वैसे लगे रहे, प्लस HCl। ठीक है, ये बन गया 8 नंबर वाला प्रोडक्ट। तो यही सब एग्जांपल जितने भी तरह के बन सकते हैं आप देखिए। लास्ट वाला भी कर दो भाई, 9th वाला भी। BCA है ना, क्या होना चाहिए आंसर इसका? इसमें SN2AR का रेट कितना है? बी का सबसे ज्यादा है ना, बी का सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों NO2 क्लोरोबेंजीन के रिस्पेक्ट में आपको बराबर है। तो उसका माइनस आई सबसे ज्यादा लग रहा होगा, माइनस आई। फिर उसके बाद किसको बोलना सही रहेगा, सी वाला। उसमें एक NO2 पैरा पे है, तो उसका -N तो लग ही रहा होगा। दूसरे का केवल -I लग रहा होगा, मेटा वाले का। और ए वाले में दोनों NO2 का केवल -I ही लग रहा होगा। तो ये कार्बन आयन को सबसे कम एक्सटेंट में स्टेबलाइज कर पा रहा होगा। सबसे ज्यादा कार्बन आयन बी वाले में स्टेबल हो रहा होगा, है ना। तो फाइनल आंसर आप दे सकते हो बॉम्बे, फिर चेन्नई, देन ए फॉर ऐसी सिटी बनाओ जहाँ IIT हो भाई। दिन रात ऐसी बातें करो जो IIT से रिलेटेड हो, तो सारी कायनात आपको, आप सोते जागते हर समय IT के बारे में बात करेंगे, पूरी कायनात जुड़ जाएगी आपको। एक डायलॉग है ना, तो ऐसा होता है, नेचर आपको मजबूर हो जाएगी उस चीज को देने के लिए कि आप बिल्कुल जुनून के साथ जुटे पड़े हो, है ना। और ऐसा बोला भी जाता है कि मतलब इसको मैंने कभी अप्लाई नहीं किया आज तक, लेकिन मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि अगर जो चीज आपको पानी है ना, उसका नाम एक पन्ने में लिख के रख लो, ठीक है ना, और रात में सोते समय एक बार उसको देख लो, ठीक है। तो 30 दिन ऐसा करो तो वो चीज आपको मिल जरूर जाएगी। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, देखो जो काम कर रहे हो तो करना ही पड़ेगा, और उसके पीछे साइकोलॉजी भी है। क्या ना लिख दिया भाई, IT के मेस का खाने के बातें कर सकते हो भाई, खाने वाने की बातें तो मत ही करो है ना। तो मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है। अब ये नहीं कि अपना गर्लफ्रेंड का नाम लिख के तुम बैठ गए तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। हर चीज में हर जगह वही चीज है कि इफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे, और ये सब बातें तो साइड की है ना, इसमें थोड़ी साइकोलॉजी है ना,
इसको मतलब इसका साइकोलॉजिकल कुछ इफेक्ट पड़ता है कि आपके माइंड में बार बार वो चीज स्ट्राइक करेगी तो आप इफर्ट और अच्छे डालने शुरू कर दोगे। चलो भाई, हाँ करके देखिएगा, रिजल्ट मिलेगा आपको। अब इसमें बस एक ही बच रहा है टॉपिक, लास्ट टॉपिक बेटा यही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन ईथर। ईथर में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन क्या होती है, कैसे ईथर देते हैं, तो थोड़ा सा बेटा इसमें थ्योरी वाला 2 लाइनें हैं, फिर उसको पढ़ लेते हैं। देखिए ईथर के बारे में बोल रहा था, ईथर कैन ओनली गिव ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन डैश डैश डैश। तो यहाँ लिखिए एसिडिक मीडियम। ईथर जो होते हैं, लेकिन ये बात एसाइक्लिक ईथर के लिए लिखी गई है ना, तो चाहो तो आगे एसाइक्लिक वर्ड यूज कर दीजिएगा, क्योंकि ईथर साइक्लिक भी होते हैं ना। ईथर कैन ओनली गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एसिडिक मीडियम। बोलते हैं कि ईथर जो होते हैं वो केवल एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, नॉट नेवर गिव एसन रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, ठीक है। लेकिन ये बात पूरी तरह से वैलिड किसके लिए है, ओनली वैलिड फॉर, लिख लीजिए एसाइक्लिक ईथर। ये बात किसके लिए वैलिड है, एसाइक्लिक ईथर। लेकिन एक कैटेगरी होती है साइक्लिक ईथर की जिसको हम लोग नाम देते हैं इपॉक्साइड। इपॉक्साइड आप समझ पा रहे हो, इपॉक्साइड साइक्लिक ईथर होते हैं, लेकिन 3 मेंबर साइक्लिक ईथर होते हैं। तो साइक्लिक में साइक्लिक तो है, लेकिन उसमें कितने मेंबर रिंग बन रही होती है, 3 मेंबर। तो बेटा जो इपॉक्साइड्स होते हैं, इपॉक्साइड आर 3 मेंबर साइक्लिक ईथर, ये दोनों कंडीशन में, दोनों मीडियम में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं। ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाली लाइन हम लोगों ने पढ़ी है, ये एक्सेप्ट इपॉक्साइड पढ़ी है ना। साइक्लिक ईथर में जो ये 3 मेंबर साइक्लिक ईथर होते हैं, तो देख लीजिए इपॉक्साइड आर, ठीक है, डैश डैश डैश, देन ईथर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इपॉक्साइड जो होते हैं वो नॉर्मल ईथर से कहीं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पे लिखिए हाईली रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव लिख सकते हो, मोर रिएक्टिव। हाँ इपॉक्साइड वर्ड, हाँ 3 मेंबर के लिए बोला है। इपॉक्साइड कहने का मतलब ये 3 मेंबर साइक्लिक ईथर को इस कैटेगरी को ही इपॉक्साइड बोला जाता है। लेकिन अगर 4 मेंबर साइक्लिक ईथर है तो इपॉक्साइड नहीं कहलाएंगे, वो साइक्लिक ईथर कहलाएंगे बट इपॉक्साइड नहीं कहलाएंगे। तो इपॉक्साइड आर मोर रिएक्टिव देन ईथर्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन and can give SN reaction in acidic and alkaline medium both, ठीक है। तो ये इसमें है, और 3 मेंबर तो सारे देते हैं, कुछ रेयर केस में 4 मेंबर भी दे देते हैं, लेकिन 3 मेंबर ऑलवेज देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में 3 मेंबर ऑब्लिक 4 मेंबर भी लिख दिया लास्ट में, क्योंकि कुछ रेयर एग्जांपल में देखा गया कि 4 मेंबर जो साइक्लिक ईथर होते हैं वो भी दोनों मीडियम में दे देते हैं। और इसका रीजन बस इतना ही है कि 3 मेंबर रिंग बहुत अनस्टेबल होती है ना, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है, और एंगल स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वो रिंग खुलने को तैयार होती है, मतलब वो रिंग ओपन होना चाहती है ना। और ओपन होने के लिए वो ये फिर नहीं देखती कि मीडियम एसिडिक है या बेसिक है, उनको मौका मिलना चाहिए, बस वो रिंग ओपन होने के लिए दे देती है रिएक्शन। लेकिन साइक्लिक ईथर केवल एसिडिक मीडियम में। ऐसा क्यों होता है, अच्छा ये कोई नहीं पूछा कि नॉर्मल ईथर एसिडिक मीडियम में क्यों देते हैं, क्योंकि ईथर का खुद का नेचर बेसिक होता है। ईथर है लुईस बेस, ईथर में ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है ना, तो ये लोन पेयर डोनर नेचर के स्पेसीज होते हैं। तो ईथर का इटसेल्फ नेचर बेसिक होता है ना, इसलिए वो नॉर्मली एसिड के साथ रिएक्ट करके रिंग ओपनिंग कर देते हैं, या ईथर का क्लीवेज हो जाता है और वो एसएन रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट बना देते हैं। अब इसमें आते हैं कौन से रिएजेंट ऐसे हैं जो इस तरह की रिएक्शन दिया करेंगे, ठीक है। तो रीजन जो सबसे पॉपुलर है या फेमस है, ये 2 हैं। ईथर की रिएक्शन अगर HX के साथ करा रहे हैं हम लोग, HX मतलब वो HX में ये सब तीनों में कोई हो सकता है, HCl, HBr, HI, ठीक है। और इनमें भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं HI। ईथर की रिएक्शन HI के साथ सबसे फास्ट रेट से होती है।
देन HBr फिर HCl। लेकिन ये तीनों में किसी के साथ भी रिएक्ट करते हैं तो हो जाती है रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या फिर वो H2O/H+, ये आपका हाइड्रोलिसिस का साइन होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो अगर एरो के ऊपर ये लिखा हो और ईथर की रिएक्शन कराई जा रही हो तो भी वो SN रिएक्शन से ही होता है, ठीक है। अब इसमें आते हैं कि अभी तक मैं SN, हर जगह मैंने SN ही लिखा है, कहीं पे ना तो मैंने SN1 लिखा है ना तो मैंने SN2 लिखा है। तो अब बात आती है कि ठीक है, इतनी बात तो सर समझ में आ गई कि अगर साइक्लिक ईथर है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगा एसिडिक मीडियम में, और इपॉक्साइड है तो दोनों मीडियम। लेकिन मैकेनिज्म क्या होगी, SN1 के थ्रू या SN2 के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो देखिए ईथर अगर इन दोनों में से किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये दो ही रीजेंट होते हैं जिनके साथ वो SN रिएक्शन देता है, तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी होती है। समटाइम्स ईथर कैन गिव SN1 मैकेनिज्म, है ना, SN1 से सब्स्टिट्यूशन होता वो दिखाई देगा, और समटाइम ईथर SN2 से देगा, ठीक है। मतलब फिक्स नहीं है ईथर में, ये चीज फिक्स नहीं है कि हमेशा ईथर SN1 के थ्रू प्रोडक्ट बनाएंगे, या ऐसा फिक्स नहीं है कि हमेशा SN2 से ही बनाएंगे। अब हम लोग को ये चीज चेक करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, है ना। कैसे देखेंगे, उसका देखने का एक सबसे सिंपल तरीका है कि ईथर में 2 R होते हैं। ईथर में ऑक्सीजन के साथ कितने R अटैच्ड होते हैं, 2 R, ठीक है। और आपको ये अगर पता लगाना है कि ये जो भी ईथर आपको दिया गया है वो SN1 से प्रोडक्ट बनाएगा कि SN2 से, तो आप दोनों R को 1 by 1 देखो। पहले लेफ्ट वाले R को देखना, या राइट में किसी पहले को किसी को देख लो, ऐसा नहीं पहले लेफ्ट वाले को देखना, पहले किसी एक R को देखो, मान लो लेफ्ट वाले को देखना है ना। और इस पे कार्बोकैटायन मन में सोचना कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कार्बोकैटायन बना के देखना, ठीक है। और ऐसे इधर भी देख लेना कि R' वाले पे कार्बोकैटायन बनते हैं, है ना। ऐसे ही दोनों कार्बोकैटायन देखना, और इन दोनों में कोई एक कार्बोकैटायन भी अगर ऐसा है जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो, या तो उससे स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो, ठीक है। मतलब इन दोनों, ये लेफ्ट और R, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं O के साथ, उन दोनों में कोई एक भी अगर 3 डिग्री टाइप का कार्बोकैटायन बना रहा हो, या 3 डिग्री से भी स्टेबल कार्बोकैटायन होते हैं कुछ, जैसे ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन, है ना, जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होते हैं, या कोई प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा हो, याद आ रहा है आप लोगों को, या बेंजाइलिक या डाइबेंजाइलिक या ट्राइबेंजाइलिक हो, तो ये सब 3 डिग्री से क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। तो अगर बेटा कोई भी एक R, देखो लिखा हुआ है, इफ एनी वन एल्किल ग्रुप इज 3 डिग्री और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म, अगर कोई एक एल्किल भी 3 डिग्री या उससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा हो, तो बेटा वहां पर SN1 काइनेटिक्स के थ्रू ईथर का क्लीवेज होगा। वहां पे ईथर कौन सी काइनेटिक्स के थ्रू सब्स्टिट्यूशन देगा, SN1, है ना। ये हम लोग को स्ट्रक्चर देखते ही डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि इसमें SN1 के थ्रू प्रोडक्ट बना है, SN2। उसमें देखने का तरीका ये कि दोनों R पे एक बार मन में सोचना, यहाँ प्लस साइन लग गया तो कैसा कार्बोकैटायन है, एक बार यहाँ प्लस साइन, और फिर देख लेना कि इन दोनों में कोई R ऐसा तो नहीं जो 3 डिग्री या उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा हो। अगर ऐसा है तो SN1, और अगर दोनों R में कोई भी ऐसा ना हो जो 3 डिग्री या उससे स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा हो, तो तब SN2 काइनेटिक्स फॉलो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज हमें जो भी स्ट्रक्चर दिया होगा उसको देख के ही डिसाइड करनी पड़ेगी। तो मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन से स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा हो तो SN1 देगा। 3 डिग्री भी होगा तो भी SN1 दे देगा, या फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल बन रहा हो तो खूब आराम से SN1 दे देगा। नहीं किसी एक का, मतलब अच्छा ये चीज है ना, ये बात मैं दोनों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इन लेफ्ट और राइट में कोई एक एल्किल भी ऐसा मिल गया मुझे जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना रहा हो या उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा हो, तो हम लोग SN1 पाथवे फॉलो करेंगे और उससे मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जब दोनों तरफ ही 3 डिग्री या उससे कम स्टेबल बनेगा, तब मजबूरी में SN2 से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने जो ये जो मेथड है ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व है, और इसी को हम लोग को फॉलो करके प्रोडक्ट बनाने होंगे, है ना। तो ये चीज थोड़ा याद रखनी पड़ेगी हम लोग को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर आपको बहुत आसान लगेगा, जैसे मान लो ये ईथर है, ठीक है, मैं इसका IUPAC में मेथॉक्सी एथेन,
और इसकी रिएक्शन HX के साथ करा रहे हैं। HX चलो गोली मारो, आप HI ले लो, है ना, इससे थोड़ी फीलिंग आएगी है कि आप रिएक्शन कर रहे हो, X जनरल हो जाता है। और आपसे पूछ रहा बताइए राइट द मेजर प्रोडक्ट, तो आप पहले ही डिसाइड करो कि ये R पे अगर कार्बोडन बनेगा तो ये तो सुपर प्राइमरी होगा, और ये वाला 1 डिग्री, क्या कोई भी R ऐसा है जो 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है? नहीं, तो कौन सी मैग्नीज? SN2। तो यहाँ पे पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया, या आपको ये पहले ही डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि हमें SN2 काइनेटिक से प्रोडक्ट बनाना है। ये ईथर SN2 से प्रोडक्ट, अब देखो SN2 में क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होना है, सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन करना है, क्योंकि ईथर कैसे होते हैं बेसिक, और HI, HBr और HCl ये सब क्या है ऐसे। तो ईथर ने H+ आयन को देखा, H+ आयन ने ईथर को देखा, और दोनों में कुछ कुछ हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। सबसे पहले तो आप सॉल्ट ही बनाइएगा, प्रोटेनेशन इसको बोलते हैं, ईथर का प्रोटेनेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक तरह से ये ऑक्सोनियम आयन का भाई बन गया, है ना, एक अनस्टेबल आयन है। अब अगले स्टेप में I-, अब यहाँ से स्टार्ट होगी, एक तरह से देखा जाए कि ये बैड लीविंग ग्रुप कन्वर्ट हो गया गुड लीविंग ग्रुप में। तो अब यहाँ पे I- अटैक करेगा, लेकिन हम लोग ये पहले ही समझ चुके हैं कि यहाँ पे कौन सी काइनेटिक्स फॉलो होगी, SN2। तो यहाँ पे आयनाइजेशन नहीं कराएंगे, बिना आयनाइजेशन कराए अटैक कराएंगे इस I- का। लेकिन अब फिर सोचो, यहाँ दो पॉसिबिलिटी, ये I- बेटा इस CH2 वाले कार्बन पे अटैक करके इसको यहाँ से रिमूव करा सकता है, ये लीविंग ग्रुप बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये I- इस मेथिल पे अटैक करो, इतने पार्ट को पूरा निकाल दे, एथेनॉल बन जाए लीविंग ग्रुप। अब इसमें किसी कौन सी मैकेनिज्म, मतलब किधर अटैक कराएंगे? SN2 में हमेशा अटैक उस कार्बन पे कराएंगे न्यूक्लियोफाइल का जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। SN2 में 1 डिग्री वाले या सुपर प्राइमरी वाले सबसे फास्ट रेट से देते थे ना, तो आप देखो कि कहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा। अगर पहले आप डिसाइड कर चुके हो कि SN2 काइनेटिक्स फॉलो होगी, तो जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, जिस एल्किल पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, वहां पे अटैक करने पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पाथवे फॉलो होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला लेफ्ट वाला मेथिल आपका सुपर प्राइमरी है, उस पे हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन उधर एथिल वाले पे एक मेथिल की साइड चेन जुड़ी हुई है, तो वहां पे हिंड्रेंस है, वो 1 डिग्री है ना। तो ये वाला सुपर प्राइमरी है, तो सुपर प्राइमरी वाला जो कार्बो कटायन होगा वो लेस हिंडर्ड होगा। तो बेटा आप इसी पे अटैक कराइए और यहाँ से लीव कराइए, है ना। ईथर ध्यान रखना दोनों तरफ से लीव आउट कर सकता है। यहाँ पे 1 सेकेंड रुक के सोचिएगा जरूर, तभी फाइनल आंसर दीजिएगा। तो अब बताओ क्या बनेगा, मेथिल के साथ कौन जुड़ गया, I, और बाई प्रोडक्ट भी इसमें मेन ही प्रोडक्ट कहलाएगा, दोनों ऑर्गेनिक है, तो दोनों लिखने पड़ेंगे, मेथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल, ये आपके मेजर प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर किसी ने उल्टा करा दिया तो फिर वो रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब जैसे सेकंड वाला एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल, इसमें भी HI की रिएक्शन करा रहे हैं, आपको डिसाइड करके बताना है SN1 से होगा ईथर का क्लीवेज कि SN2 से। SN1 से होगा, बहुत बढ़िया, है ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही। तो यही आपको बिल्कुल, है ना, जो गिद्ध वाली निगाह है उस पे बिल्कुल ध्यान रखना, दोनों तरफ देख लेना सरसरी निगाह से कि ऑक्सीजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस पर डिग्री देख लेना कि इधर लेफ्ट राइट वाला 3 डिग्री है, लेफ्ट वाला सुपर प्राइमरी है। तो एक भी एल्किल 3 डिग्री कार्बोकेटायन या उससे स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने जा रहा हो तो समझ जाना SN1 काइनेटिक्स फॉलो होगी। तो इससे ही समझ में आ गया SN1 फॉलो होगी। ठीक है, अब पहला स्टेप तो एसिड बेस ही होता है, चाहे SN1 हो रही हो या SN2 होगी, पहला स्टेप एसिड बेस होगा। तो बेटा यहाँ पे आप एसिड बेस करा दो, प्रोटेनेशन करा दो, ये हो गया प्रोटेनेशन, ईथर का लोन पेयर इस H+ को कैप्चर कर लेगा। अब यहाँ से SN1 स्टार्ट होगी। SN1 में पहले क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। ठीक है, और आयनाइजेशन इस तरह से होगा कि कार्बोकेटायन स्टेबल वाला बने,
और हम लोग देख चुके हैं भैया यहाँ बहुत स्टेबल बन रहा है 3 डिग्री, तो हम लोग इसको ऐसे लीव कराएं कि इसको ऐसे लीव कराएं, है ना, जिधर से 3 डिग्री बने, है ना। तो ये चीज आप समझ रहे होगे कि यहाँ से लीव, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ऐसे लीव करेगा, तभी तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी तो 3 डिग्री या बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना। और गलती से इधर से निकाल दिया तो मेथिल कार्बोकेटाइन बनेगा, मेथिल कार्बोकेटाइन तो बहुत लेस स्टेबल है SN3, तो वो तो बनेगा ही नहीं। SN1 में तो हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, तो यहाँ पे वो ऐसे टूटेगा, तो ये टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना। और एक बाई प्रोडक्ट यहीं पे बन जाएगा मेथेनॉल। और अभी I- अटैक नहीं किया है, SN1 में ऐसा ही होता था ना, न्यूक्लियोफाइल वेट करता रहता था जब तक स्टेबल कार्बोकेटाइन ना बन जाए, तो अभी I- अटैक नहीं किया, लेकिन जैसे ही 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा अब वो क्या करेगा, धावा बोलेगा, अब वो अटैक करेगा और उसी कार्बन पे जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना वहीं पर अटैक करेगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया, देखो टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड, और मेथेनॉल तो पहले ही बन गया था, वो भी एक तरह का प्रोडक्ट ही है, यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो दोनों लिखने पड़ेंगे आपको। आयनाइजेशन वाली स्टेप बता दीजिए एक बार। आयनेशन वाला ना, हाँ, इसमें बस ये देख लिया जाता है, जैसे देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड से वो क्लीवेज हो सकता है, इधर से आयनेशन भी कर सकता है राइट साइड से, है ना। बॉन्ड पे तो ऑक्सीजन ही लेके भागेगा क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अगर इधर से टूटेगा तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिख रहा है, जो कि फेवरेबल है SN1 में। और अगर आप गलती से इधर से आयनाइज कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक बहुत लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, जो कि SN1 में फेवरेबल ही नहीं है ना, इसलिए इधर से हम लोग उसको आयनाइज करा दिए, ठीक है। तो वो लोग बात समझ में आ गई। यस। तो ये आपके मेजर प्रोडक्ट बन गए। अब जैसे ये एग्जांपल है, अब ये आप ही लोग बताओगे, है ना। थर्ड वाले में सोचो क्या होना चाहिए, पहले तो एसिड बेस ही होगा, पहले स्टेप में तो सोचने वाली बात ही नहीं, ये अटैक करेगा H+ पे, एसिड बेस होगा। उसके बाद आप बताओ कि SN1 से फॉलो होगी SN2 से, मतलब नेक्स्ट क्रॉस स्टेप SN1 के थ्रू बनेगा कि SN2 से। SN1 हाँ, रीजन क्या होगा, सर लेफ्ट वाली रिंग में पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज जाएगा RS से, लेफ्ट वाली रिंग पे राइट में होगा। राइट में सर हाँ, अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन है राइट वाली रिंग पे तो ये एरोमेटिक आयन हो जाएगा, ये क्वासी एरोमेटिक आयन होगा, है ना, क्योंकि एरोमेटिक है ये। लेकिन इधर बनाएंगे तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो खैर इधर तो गलती से ना तोड़ देना बहुत कार्बोकेटाइन। लेकिन ये जो एरोमेटिक बन रहा है ना, ये 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है कि लेस स्टेबल होता है, ज्यादा, है ना। एरोमेटिक का क्वासी एरोमेटिक आयन कार्बोकेटाइन एरोमेटिक 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ से हम लोग को डिसाइड मतलब कर लेना चाहिए कि यहाँ से टूटेगा वो, क्योंकि ये वाला आयन क्या है, मोर स्टेबल देन टर्सरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये एरोमेटिक है ना, और एरोमेटिक कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो टर्सरी कार्बोकेटाइन से तो ज्यादा ही स्टेबल होते हैं। तो बिल्कुल सही बताया आपने, यहाँ से बन गया कार्बोकेटाइन 3 मेंबर रिंग में कार्बोकेटाइन, और ये एक बाई प्रोडक्ट, ये तो एल्कोहल। हाँ बेटा, ये वाला एरोमेटिक नहीं है सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। हाँ, तो 2 पाई का हकल रूल फॉलो करता है ना, 2 पाई 6 पाई 10 पाई में हकल रूल फॉलो हो जाता है ना, 4 पाई 8 पाई में नहीं करता है। तो ये तो एरोमेटिक है, अब इसी पे अटैक कर देगा I-, अगले स्टेप में I- यहीं पे अटैक कर देगा, बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो ये आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट। बाकी वो एक एल्कोहल बन गया, वो तो पहले ही बन गया था। तो इन दोनों का मिक्सचर बनेगा, ये और ये
दोनों प्रोडक्ट माने सर जाएंगे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। हाँ बेटा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ही होता है। नहीं नहीं, ये जब यहाँ पे प्रोटोनेशन हो रहा होगा ना बेटा, तो ये अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये जब ये आयनाइज होगा तो ये बॉन्ड पेयर लेके भागेगा, तो पॉजिटिव चार्ज और एक एक्स्ट्रा जो निगेटिव चार्ज वो न्यूट्रलाइज कर देंगे दूसरे, तो वो अल्कोहल न्यूट्रल बनेगा ना। यस सर आखिरी वाले प्रोडक्ट में सर प्लस चार्ज नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, प्लस नहीं आएगा, वो मैंने प्रोडक्ट के बीच में प्लस लगाया हुआ है, ठीक है। मतलब इन दोनों का मिक्सचर बनेगा, इन दोनों का। हाँ 3 डिग्री एलाइलिक ज्यादा स्टेबल होता है, सही है। बेंजाइलिक से लेस स्टेबल होता है। बेंजाइलिक को 3 डिग्री, बेंजाइलिक थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब क्वेश्चन करते समय बेंजाइलिक एलाइलिक अगर दोनों हो तो बेंजाइलिक को आगे रखना, ठीक है। एक इसमें ये बड़ा प्यारा एग्जांपल है। अगर ऐसा कोई ईथर जिसके दोनों तरफ क्या लगा दी गई, बेंजीन रिंग, बोलते हैं ये नो रिएक्शन का केस है। मतलब इसमें ईथर का क्लीवेज ही नहीं होगा। इसका रीजन आप लोग बताओ क्यों? हाँ, इसमें वो आप ऐसे समझो पार्शियल डबल बॉन्ड। हाँ, कि इसके लेफ्ट साइड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो भी वो अनस्टेबल है, और वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो भी अनस्टेबल है। या ऐसे भी समझ सकते हो, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ लपक झपक करेगा तो यहाँ भी टिक-टॉक करेक्टर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और उधर भी, तो दोनों ही तरफ वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से कनेक्टेड है, जैसे हैलोजन कनेक्ट हो जाता है ना। तो ये SN2AR तो दे सकता है, लेकिन SN2AR के लिए लीविंग ग्रुप पैरा पे क्या लगा होना चाहिए? क्या आपको इलेक्ट्रॉन विट्राइन, और ऐसा कोई ग्रुप भी नहीं लगा हुआ है, नहीं है ना, ऐसे समझो ना। तो यहाँ पे दोनों तरफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया होगा उसके रेजोनेंस की वजह से, नहीं? तो ये ना तो इधर से निकल सकता है ना इधर से निकल सकता है, ठीक है। तो पहले केस में तो आप लिख लो बेटा नो रिएक्शन, लेकिन इसी के दूसरे एग्जांपल में देखो, उसने राइट वाली रिंग में NO2 पे पैरा पे क्या लगा दिया, NO2। तो ये मतलब ये ऊपर वाली तो नाइदर गिव, देखो नो रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि ईथर का क्लीवेज या तो SN1 से होता है SN2 से, या SN2AR से भी हो सकता है, लेकिन वहां पे SN2AR भी नहीं हो सकती पहले वाले एग्जांपल में। तो यहाँ पे एक्चुअली वो नाइदर गिव SN1 नॉर SN2 नॉर, है ना, नॉर दो बार लगाना सही नहीं, लेकिन तब भी भावनाओं को समझते हुए मतलब ना तो ये SN1 से प्रोडक्ट बनाएगा, ना SN2 से, ना SN2AR से। तीन पॉसिबिलिटी तीनों खत्म हो गई, लेकिन ये वाला बना देगा। SN1 SN2 से तो अब भी नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ, उसको ऐसा समझ लो कि यहाँ भी कार्बन अनस्टेबल है, वहां भी विनाइलिक टाइप का है। या फिर जैसे क्लोरोबेंजीन में बोलते हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन जो डायरेक्टली बॉन्डेड है वो लीव आउट नहीं करता है। ऐसे यहाँ भी तो बेटा ऑक्सीजन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है ना, तो दोनों तरफ पार्शियल डबल कैरेक्टर आ जाएगा, तो दो वो फेनिल लीव आउट नहीं करेगी। हाँ SN2 हो जानी चाहिए, लेकिन वो ऑक्सीजन मतलब जो लीविंग ग्रुप है, क्योंकि देखो पहला स्टेप हो जाएगा इसमें, मतलब वो ऑक्सोनियम आयन टाइप का बना देगा, लेकिन वो रिंग लीव आउट नहीं कर पाएगी, क्योंकि लीविंग ग्रुप वहां किससे जुड़ गया, बेंजीन रिंग से। और जब भी लीविंग ग्रुप बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होता है, उसके पास लोन पेयर होता है, तो वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ना, तो वो ऑक्सोनियम आयन करने के आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं लीव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगले केस में आप देखो तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है हम लोग को कि ये एसिड बेस तो करेगा और वो लीव भी कर जाएगा। यहाँ पे वो लीव आउट किस मैकेनिज्म से करेगा, यहाँ पे SN2AR आपको दिख रही होगी कि अब यहाँ पे देखो SN1 SN2 तो अब भी नहीं दे पाएगा, लेकिन यहाँ पे I- अगर यहाँ पे अटैक कर दे
जिस फेनिल की पैरा पे लगा हुआ है NO2, तो ये लीव कर जाएगा पूरा पूरा, मतलब आप समझे कि ये अटैक कर दे यहाँ पे और इसको लीव बना दे, तो वो राइट वाली रिंग की रिस्पेक्ट में SN2AR यहाँ पर हो जा रही है। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट बन जाएंगे। काफी बढ़िया एग्जाम्पल है ये, इसमें SN2AR का एप्लीकेशन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे SN2AR के थ्रू बन रहा है प्रोडक्ट, लेकिन जब दोनों तरफ फेनिल थी तो नो रिएक्शन उस केस में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, होमवर्क कर लीजिएगा। ये ईथर है ना, और इसमें थोड़ी सी स्टीरियो लगाइएगा, दोनों तरफ मैंने स्पीकर प्रोजेक्शन बनाया है। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा, और अच्छा 3 डिग्री, ये वाला देखो 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है, हिंट दे रहा हूं, तो उधर कार्बोकेटाइन बनेगा। लेकिन कार्बोकेटाइन कैसा होता है, प्लेनर शेप का, तो उसमें I माइनस से अटैक करेगा, तो एक बार फ्रंट साइड से, एक बार रियर साइड से, तो 50% डेस्ट्रो 50% लीवो, है ना, तो फिर 2 प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, हाँ कार्बोकेटाइन नाइट्रोजन। तो आप देख लीजिए, टोटल बताइए कितने बन रहे। एक ये जल्दी से बता देता हूँ, इपॉक्साइड, हाँ मेजर में कितने बन पा रहे। इपॉक्साइड के केस में क्या कहानी है, थोड़ा सा इपॉक्साइड के बारे में समझ लीजिए। इपॉक्साइड 3 मेंबर रिंग होती है, 3 मेंबर साइक्लिक होते हैं। ठीक है, और इसका क्लीवेज 2 मीडियम में होता है, जबकि नॉर्मल ईथर का केवल किस मीडियम के साथ, एसिडिक मीडियम में हो रहा है, उसमें केवल HCl HBr HI के साथ ही रिएक्शन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बेसिक मीडियम में भी हो जाता है। ठीक है, बोलो अब थोड़ा सा फर्क क्या है ये भी समझिए कि इपॉक्साइड में जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो रिएक्शन सिमिलर टू SN1 ही होती है, मतलब उसकी मैकेनिज्म होती है SN1 की तरह ही होती है। ठीक है, लेकिन सिमिलर टू SN1 है, एग्जैक्ट SN1 नहीं लिखा हुआ है, मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये है कि इपॉक्साइड में जब SN1 होती है तो परफेक्ट कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे जैसे अभी हम लोग यहाँ पे परफेक्ट कार्बोकेटाइन बना रहे थे, जैसे ये कार्बोकेटाइन बन रहा था परफेक्ट कार्बोकेटाइन, ऐसे अगर साइक्लिक ईथर का केस होगा तो वहां पे कार्बोकेटाइन परफेक्ट नहीं बनेगा, बस डेल्टा प्लस आएगा, और डेल्टा प्लस आते ही न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये चीज ध्यान रखना कि इपॉक्साइड में जब कराएंगे हम लोग रिएक्शन तो वो परफेक्ट SN1 नहीं होती है, उसमें कार्बोकेटाइन एग्जैक्टली नहीं बनता है, केवल डेल्टा प्लस चार्ज आता है कार्बन पे और तुरंत अटैक कर देता है। और दूसरी बात, न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि देखो इपॉक्साइड ऐसा होगा, मान लो ऐसा है इपॉक्साइड, तो बैक साइड का अटैक करने का मतलब समझ लीजिए कि देखो इपॉक्साइड में ऑक्सीजन की ओरिएंटेशन देखना, ऑक्सीजन की चोंच या नीचे की तरफ जा रही होगी, या वो आपको उल्टा बना के देगा तो चोंच ऊपर की तरफ जा रही होगी, तो ऑक्सीजन की चोंच के अपोजिट डायरेक्शन से अटैक कराइएगा न्यूक्लियोफाइल को, मतलब जैसे न्यूक्लियोफाइल है तो ऐसे अटैक मारेगा, है ना, इधर से नहीं अटैक करेगा, ये वही हिंडर्ड है साइड। ठीक है, बैक साइड है, मतलब ऑक्सीजन के अपोजिट अटैक 180 से अटैक करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इपॉक्साइड का क्लीवेज बेसिक मीडियम में हो रहा है तो वो एग्जैक्ट SN2 फॉलो करती है ना, उसमें सारी बातें वैलिड है SN2 की, मतलब न्यूक्लियोफाइल वहां बैक साइड से अटैक करेगा और लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन से करेगा। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना। एसिडिक मीडियम में थोड़ा सा ध्यान रखना कि वो सिमिलर टू SN1 है। जैसे एक एग्जांपल है छोटा सा, इसको देख के फिर कंप्लीट कर देते हैं, है ना, आप लोग को टाइम भी हो गया। इसमें देखो ये जैसे ईथर बता दिया हुआ है ना, इपॉक्साइड दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? अच्छा, तो पहले इसमें क्या होगा, अच्छा, और इसका रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं H+, तो देख लो मीडियम कैसा है, एसिडिक है। तो ये एसिडिक में कौन सी कहानी हमने बताई थी, एसिडिक में ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा, हाँ
सिमिलर टू SN1, एग्जैक्ट SN1 तो नहीं कहेंगे लेकिन सिमिलर टू SN1। सिमिलर टू SN1 में आप ऐसे सोचो कि आप एक बार यहाँ पे डेल्टा प्लस साइन मन में सोचो कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, although वो परफेक्ट कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो डेल्टा डेल्टा साइन में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार सोचो यहाँ डेल्टा प्लस, एक बार सोचो और सोचो कि कहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मान लो परफेक्ट कार्बोकेटाइन बना भी तो कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, लेफ्ट है ना। तो वहीं पर अटैक करेगा कौन, क्योंकि SN1 में जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है वहीं अटैक होता है। तो आप मन में भले ही सोच लो कि वो परफेक्ट कार्बोकेटाइन बन रहा है, एक्चुअली बनता नहीं है, लेकिन आप उसकी स्टेबिलिटी को ऐसे ही कंपेयर करो कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ये वाले कार्बन पे मोर स्टेबल, और यहाँ पे जो डेल्टा प्लस है वो थोड़ा सा लेस स्टेबल होगा, है ना, क्योंकि डिग्री उसकी 1 ही है और उधर डिग्री 2 है ना। तो ऐसे केस में SN1 में जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन है, वाटर है। तो वाटर कहाँ पे अटैक करेगा, इस पे, लेकिन वो भी बैक साइड से अटैक करेगा और इधर से रिंग खुलेगी, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3 CO, अच्छा वाटर का H तो निकल ही आएगा, नहीं यहीं पे OH माइनस देने को बेसिक है। एसिड बेस तो होगी, हाँ ये तो मैं ध्यान नहीं दिया भैया, ये O तो इसके H को तो खींच ले जाएगा ना, नहीं समझे। वो आप ऐसा करो, इसको आगे बनाओ अटैक करने के बाद। पहले तो एसिड बेस ही करेगा, पहले तो उसका इपॉक्साइड का जो O है, कट कर दूं, इसका इपॉक्साइड का जो O है वो H प्लस को ही कैप्चर करेगा। तो इसके पहले स्टेप में आप ये बनाओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एंगल स्ट्रेन और बढ़ेगा, तब वो अटैक करेगा बैक साइड से, है ना। क्लियर हो रही बात। अब वो रिंग खुलेगी, अब वो रिंग खुलने के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। सर तो आपका प्रोडक्ट ये है, बोलो बेटा। सर SN2AR में सर जो थर्ड वाला क्वेश्चन आपने कराया था, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ बेटा पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। स्ट्रीम पहले भी बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे ही O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो और रिंग अनस्टेबल हो गई, तो अब उसका खुलना तो तय है। लेकिन एसिडिक मीडियम में वो सिमिलर टू SN1 काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, ठीक है। और अगर यहीं पे मैं अगर OH माइनस दे लेता तो आप बता सकते हो वहां पे क्या होगा, H2O/OH माइनस, मीडियम बेसिक हो जाएगा, वहां पे SN2 फॉलो होगी। SN2 में न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, तो वही वाटर अब यहाँ पे अटैक करता है, ऐसे रिंग खुल जाएगी, ठीक है। ये फर्क है, बात समझ आ रही है। एक बार रिपीट कर दी फिर से। हाँ कहाँ पे नहीं समझ आया, जो भी आपने बोला। देखो 3 मेंबर रिंग तो वैसे ही अनस्टेबल है, मतलब वो मीडियम एसिडिक में और ज्यादा अनस्टेबल होने लगती है। बेसिक मीडियम में वो H प्लस तो नहीं आता है पॉजिटिव चार्ज, उसके बगैर ही OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो वही अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये भी केस होता है कि अगर कार्बोकेटाइन केस 50 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 4-5 डिग्री कहाँ पे, कार्बोकेटाइन मैक्सिमम डिग्री 3 होती है। सर ये वो वाला 3 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो वाला कह रहे हो क्या, CPM का टाइम, जैसे मतलब एक बार सर ने बताया था मुझे CPM का होता है ना। हाँ तो CPM मिलेगा तो भी SN1 फॉलो होगी, क्योंकि वो भी 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है, नहीं 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कोई भी कार्बन मिलेगा तो वहां पे SN1 फॉलो। सर एक बार बेसिक मीडियम वाला फिर से बता दीजिए। हाँ बेसिक मीडियम में देखो क्या होगा बेटा, कि अगर वाटर के साथ हम लोग OH माइनस ले लेंगे, यहीं पे आप देख लो है ना, वाटर के साथ OH माइनस,
तो बेसिक मीडियम में ये SN2 काइनेटिक्स फॉलो करेगा। SN2 में न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है ना। तो बेटा अब ये वाटर इस कार्बन पे अटैक करेगा और बेटा ये रिंग यहाँ से क्लीवेज होगी, फिर यहाँ से नहीं होगी, फिर यहाँ से होगी। तो प्रोडक्ट तो ऐसा ही बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है। यस सर। है ना, इस पे OH आ जाएगा और इस पे दोनों पे OH आ जाएंगे, लेकिन मैकेनिज्म वहां पे डिफरेंट हो जाएंगे। हाँ, फर्क फिर आपको लगे सर दोनों फर्क यहाँ पे पड़ रहा है, तो फर्क यहाँ पे तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर मान लो कि ये कार्बन काइरल होता या ये कार्बन काइरल होता, दोनों में कोई भी कार्बन काइरल होता, तो वहां पे डिफरेंस समझ में आ जाता। अभी तो लग रहा है कि दोनों प्रोडक्ट सेम ही है, तो सही देखा है तो सेम ही है दोनों, है ना। लेकिन अगर ये कार्बन काइरल होता या इन दोनों में एक भी काइरल होता, तो अगर यहाँ पे R कॉन्फ़िगरेशन बनना होता तो वहां S बनना होता, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से अटैक हो रहा है ना। तो थोड़ा सा फर्क है मैकेनिज्म। एक ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, तो इसमें मैंने काइरल सेंटर ले रखे हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है। इसके बाद ये कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम भी है, वो तो आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने दी हुई है, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है यहाँ से। हाँ, यहाँ चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। अब ये है कि नेक्स्ट क्लास में चाहो तो हम लोग डिस्कशन करते हैं उसका सर संडे को टेस्ट